हाय बच्चों पार्टी, मेरा नाम है शुभम पाठक। वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल डेडिकेटेडली सीबीएसई क्लास 9th के लिए ही है। मैं यहाँ पे आपको बायोलॉजी और एसएसटी पढ़ाती हूँ। तो आज ही चैनल सीबीएसई क्लास 9 टॉपर बाय शुभम पाठक को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि क्लास 9 की तैयारी अच्छे से हो जाए। क्लास 10th का चैनल अलग है जिसका नाम है शुभम पाठक, सिर्फ और सिर्फ उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन अगले साल, इस साल इसको तो जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो बड़े दिनों से एक डिमांड आ रही थी कि भैया क्लाइमेट चैप्टर करा दिया जाए। मैम हमने स्कूल में पढ़ लिया, ट्यूशन में पढ़ लिया, फिर भी दिमाग के ऊपर से जा रहा है। मैम हम यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स का लेक्चर देख चुके, किसी का समझ नहीं आता, हमें सिर्फ आपसे पढ़ा हुआ समझ आता है। तो ठीक है, लेके आ गई हूं मैं क्लाइमेट चैप्टर। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत डिफिकल्ट हैं। क्लास 11th क्लास 12th के लेवल के कॉन्सेप्ट इसमें कंसाइज करके छोटे फॉर्म में 2-3 लाइनों में डालने की कोशिश की गई है। और एनसीईआरटी बहुत ओवर एक्सप्लेन नहीं करती है किसी टॉपिक को, इसीलिए जब हम एनसीईआरटी से या स्कूल में ये चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें अक्सर ये समझ नहीं आता है। आई ऑलरेडी अंडरस्टैंड ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स। लेकिन आज का जो लेक्चर होने वाला है ना, उसमें आपको 2 चीजें मिलने वाली है। एक तो एनसीईआरटी की ऐसी एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है जो पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लेना तो भी नहीं मिलेगी। किसी भी टीचर से पढ़ लो, ऑफलाइन या ऑनलाइन। अगर तुम ये चैप्टर मेरे से अच्छा समझ आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। दूसरा, आपको जो मैंने ये नोट्स बनाए हैं एनसीईआरटी से, इसकी फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है। ठीक है जी। और एक और बात बता दूं कि मैं जब भी इस चैनल पे वन शॉट लेक्चर डालती हूँ एसएसटी का, तो मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चंस पूछती हूँ। ये होमवर्क क्वेश्चन की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, 80% एटलीस्ट पॉसिबिलिटी होती है कि आपके एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, तो उन होमवर्क क्वेश्चन के जो बच्चे सबसे पहले और सबसे सही जवाब देते हैं, उनका नाम मैं अगले सेशन में अनाउंस करती हूँ। तो इफ यू वांट कि आपका नाम मैं अगले सेशन में अनाउंस करूं, तो फिर 2 चीजें करनी होंगी। एक तो आज के लेक्चर को पूरा देख के जो भी होमवर्क क्वेश्चन है आपको उसका आंसर करना होगा कमेंट्स में। और दूसरा आपको जो एक चीज करनी होगी बच्चा, वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही नया लेक्चर आए आपको यूट्यूब नोटिफाई कर दे और आपको आपका नाम मिल जाए स्लाइड पे। तो पिछले लेक्चर के विनर्स हैं दित्या, वैशाली एंड अनहद। कंग्रेचुलेशंस बच्चा पार्टी। और अब अगले लेक्चर्स के विनर्स के लिए मैं अभी से कंग्रेचुलेशंस दे दूं या तुम लोग पहले कर लोगे कमेंट्स? तो दूं यार, चलो बाद में दे देती हूँ। चलो, होमवर्क क्वेश्चन के सब लोग आंसर करेंगे। ये नहीं सोचना है कि हमें हमारा नाम तो आएगा नहीं, वो हमसे पहले और बच्चों ने आंसर कर दिया। तुम सबको आंसर करना है, क्योंकि एज एन ऑनलाइन टीचर मुझे सिर्फ और सिर्फ होमवर्क क्वेश्चन के आंसर देख के ही पता चलता है कि तुम्हें लेक्चर समझ आया है कि नहीं आया है। अच्छा, आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके 2-4 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट चैप्टर। क्लाइमेट चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि इंडिया का क्या क्लाइमेट है, क्लाइमेट इन जनरल क्या होता है। इंडिया का जो क्लाइमेट है मॉनसून क्लाइमेट, उसकी वजह से इंडिया में कितने तरीके के सीजन्स आते हैं, मॉनसून का क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया में, ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन इसका जो पहला टॉपिक है ना, इसी में से सबसे ज्यादा 3 मार्क के क्वेश्चन आते होते हैं। सिंपल सा एक डिफरेंशिएशन आ जाता होता है कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। तो आपने देखा होगा बच्चा, चाहे आप दिल्ली में रहते हो, दार्जिलिंग में रहते हो, कलकत्ता में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो या दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, आपने देखा होगा कि कई बार दिन में धूप निकल जाती है, कभी कभी बारिश हो जाती है, कभी छांव हो जाती है, कभी थोड़ी सी ठंड लग जाती है। तो एक दिन में भी कई बार एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज होती रहती है और उनकी वजह से हमारा जो वेदर है वो चेंज होते रहता है। आपने कभी देखा हो अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को बात करते हुए, तो वो सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपके यहाँ पे मौसम कैसा चल रहा है भाई? हमारे यहाँ तो जी बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है। नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो 4 दिन हो गए बारिश ही नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट वेदर कंडीशंस। तो वेदर और क्लाइमेट दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों को डिफाइन करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये है कि वेदर जो है, वेदर एक दिन में कई बार चेंज हो सकता है एक ही जगह का। क्लाइमेट जो है पर्टिकुलर एरिया का सेम ही रहता है सालों साल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बैंगलोर में रहती हूँ भाई, अगर मैं बैंगलोर की बात करूं, बैंगलोर की बात करूं तो बैंगलोर में आज की अगर मैं बात करूं तो सुबह बढ़िया धूप निकली हुई थी। इतनी धूप निकली हुई थी कि बाहर जाते वक्त मुझे लग रहा था छाता ले लूं क्या यार, धूप बड़ी तीखी है। शाम होते होते बारिश होनी शुरू हो गई। अभी रात होने वाली है। अब जैसे जैसे रात होगी, मैंने पंखा नहीं चलाया हुआ कमरे का, एसी तो दूर की बात, क्योंकि मुझे ठंड लग रही है, राइट। अब रात को जो कंबल लेके सोना पड़ेगा बिना पंखे के। तो एक ही दिन में इतनी ज्यादा आपको वेरिएशंस मिल रही है। इस वेरिएशन को क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का क्लाइमेट पूरी दुनिया में मॉनसून कहलाता है। अब इसका मतलब यह है कि आज से 50 साल पहले भी इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून ही कहलाता था, आज से 50 साल बाद भी इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट का मतलब होता है कि जब आप एक बहुत बड़े एरिया पे 30 सालों से ज्यादा टाइम तक वहां पे जो कुछ भी एटमॉस्फेरिक चेंजेस आ रहे हैं पूरे एरिया पे, पूरे कंट्री के एरिया पे, जब आप उसका सम टोटल लेते हो, उसका एवरेज निकालते हो,
तो जो आपके पास रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के बेसिस पे आप उस कंट्री का क्लाइमेट डिफाइन कर देते हो। तो कहने का मतलब ये है कि वेदर एक छोटे एरिया पे कैलकुलेट किया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट किया जाता है कि भैया दिन में क्या वेदर था, दोपहर में क्या वेदर था, या इस वक्त क्या वेदर हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड क्लाइमेट जो है एक बड़े एरिया पे कैलकुलेट किया जाता है और बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए, यानी कि 30 साल से ऊपर के टाइम पीरियड पे जो भी एटमॉस्फेयर में चेंजेस आएंगे उनके सम टोटल से एवरेज निकाल के कैलकुलेट किया जाता है। तो समझ आया। तो इंडिया का क्लाइमेट क्या है, मॉनसून है, लेकिन इंडिया इतना बड़ा है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इंडिया के अंदर जो इतने सारे सैकड़ों शहर हैं उनमें भी एक दिन में कई कई बार क्या होता है, वेदर चेंज होता रहता है ना। सुबह धूप निकली हुई है, शाम को बारिश हो गई, क्या हो गया, वेदर चेंज हो गया। तो वेदर कैन चेंज इन वन पर्टिकुलर डे कपल ऑफ टाइम्स, एक दिन में भी कई बार वेदर चेंज हो सकता है एक ही जगह का। क्लाइमेट जो है एक कंट्री का सालों साल क्या रहता है, सेम रहता है। वेदर जो है घंटे घंटे भी चेंज हो सकता है, मिनट मिनट भी चेंज हो सकता है। भैया मैंने आपको कॉल लगाया 12 बजे धूप निकली हुई थी, 12:10 पे बारिश होनी शुरू हो गई, तो 10 मिनट के अंदर क्या हो गया, वेदर चेंज हो गया, राइट। लेकिन क्लाइमेट जो है एक पर्टिकुलर एरिया का सेम रहता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, छोटे जगह पे कैलकुलेट होता है वेदर छोटे टाइम पीरियड के लिए, क्लाइमेट जो है बड़ी जगह पे कैलकुलेट होता है बहुत बड़े टाइम पीरियड के सम टोटल का एवरेज निकाल के, ठीक है। तो इंडिया का क्लाइमेट हमने क्या पढ़ा कि क्या है भैया, मॉनसून क्लाइमेट है। अब मॉनसून जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ आती है बारिश, है ना, बॉलीवुड के गाने बजने शुरू हो जाते हैं, बारिश सोचना हम शुरू हो जाते हैं कि भैया मॉनसून का मतलब है बारिश। बट एक्चुअली मॉनसून का मतलब बारिश नहीं है बच्चा। मॉनसून जो है एक अरेबिक शब्द मौसम में से आता है जिसका मतलब होता है सीजन। क्या मतलब होता है, सीजन। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट इंडिया का क्लाइमेट क्योंकि मॉनसून है तो मैंने सोचा एक बार आपको बताती हुई चलूं कि मॉनसून का मतलब बारिश नहीं होता लिटरली। हाँ, हमारी आम जिंदगी में हम मॉनसून को बारिश से कनेक्ट जरूर करते हैं, बट मॉनसून का मतलब होता है लिटरली, अगर आप देख रहे हो कि उस शब्द का क्या मतलब है मौसम, तो उसका मतलब होता है सीजन। एनीवे, सो जो भी वेदर है या क्लाइमेट है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, दोनों कैसे डिफाइन हो रहे हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, एटमॉस्फेयर में क्या चेंजेस आ रहे हैं उससे डिफाइन हो रहे हैं। अब वेदर कम पीरियड के चेंजेस को डिफाइन कर रहा है, क्लाइमेट जो एक बहुत बड़े लंबे समय के टाइम पीरियड में एवरेज निकाल के कैलकुलेट हो रहा है, राइट। लेकिन दोनों को डिफाइन करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे। जैसे मान लो एक बच्चे ने एक टेस्ट दिया, उस टेस्ट में 10 नंबर का टेस्ट था, उसके आए 8 नंबर, अगले टेस्ट में उसके आए 6 नंबर, उससे अगले टेस्ट में उसके आए 10 में से 10 नंबर। तो हर टेस्ट के साथ क्या हो रहा है, उसके नंबर चेंज हो रहे हैं। और एक होता है कि जब बच्चा बड़ा हो गया, 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, अडल्ट बन गया, तब हम बात कर रहे हैं कि भैया ये जो जब छोटा था ना तो पढ़ाई में बड़ा अच्छा था। बात तो सेम ही चीजों की हो रही है। एक टेस्ट की बात करोगे आप तो भी पढ़ाई की बात हो रही है, लेकिन अगर आप एक पूरी जिंदगी में पढ़ाई में कैसे थे उसकी बात कर रहे हो तो भी पढ़ाई की हो रही है। लेकिन एक टेस्ट में तो आपके पास चांस है कि एक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए तो दूसरे में ले आएंगे। उसी तरीके से वेदर, अगर एक बार अभी खराब चल रहा है दिन में तो क्या पता कल अच्छा हो जाए, क्या पता दिन में रात में ही अच्छा हो जाए, राइट। क्लाइमेट जो है ओवरऑल क्या होता है, सम टोटल से कैलकुलेट होता है। लेकिन बात तो दोनों जगह, जैसे आपका टेस्ट हो या आपकी जिंदगी हो, करियर हो, पढ़ाई की हो रही थी। सिमिलरली वेदर की बात करो या क्लाइमेट की बात करो, बात किसकी हो रही है, एटमॉस्फेयर के कंडीशंस की हो रही है, एटमॉस्फेयर के एलिमेंट्स की हो रही है। तो जो हमारा वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसमें जो जो चीजें डिफाइन करती हैं कि एक जगह का वेदर कैसा होगा या वहां का क्लाइमेट कैसा होगा, वो चीजें होती हैं आपकी सेम दोनों के लिए, वेदर और क्लाइमेट के लिए। वो कौन सी चीज है बच्चा, पहला है आपका टेम्परेचर, दूसरा है प्रेसिपिटेशन। अच्छा, प्रेसिपिटेशन हम छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे कि प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश। सिर्फ बारिश नहीं होता है प्रेसिपिटेशन, किसी भी तरीके का पानी का फॉर्म अगर धरती पे पड़ रहा है तो उसे प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ओस प्रेसिपिटेशन में आता है, ओले पड़ना, हेलस्टॉर्म जिसे बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन में आता है। बारिश, रेनफॉल प्रेसिपिटेशन में आता है। स्नोफॉल किस में आता है, प्रेसिपिटेशन में आता है। तो प्रेसिपिटेशन मतलब किसी भी फॉर्म में जब पानी पड़ता है अर्थ पे। देन वी हैव हवा। हवा कितनी चलती है, किसी एरिया में ज्यादा तेज हवा चल रही है कि कम तेज चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है, ठंडी हवा चल रही है कि गर्म हवा चल रही है, राइट। ह्यूमिडिटी, उमस कितनी है, जैसे चेन्नई वेन्नई में जाओगे आप, तमिलनाडु के मोस्टली शहरों में बहुत उमस होती है। ऑन दी अदर हैंड आप जैसे जैसे नॉर्थ इंडिया में ऊपर जाओगे वैसे वैसे उमस जो है कम होती जाती है। राजस्थान वगैरह में उमस नहीं होती, ज्यादा ड्राई वेदर होता है, सूखा सूखा वेदर होता है, राइट। देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डिफाइन करता है वहां का क्लाइमेट या वेदर। तो कहने का मतलब ये है कि वेदर और क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो चीजें उन्हें गवर्न करती हैं, जिन चीजों से हम वेदर या क्लाइमेट कैलकुलेट करते हैं, वो दोनों के लिए सेम रहती हैं और वो है एज फॉलोज। नाउ इसी के बेसिस पे वेदर मतलब इन्हीं एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बेसिस पे किसी भी कंट्री का क्लाइमेट, जैसे हमने इंडिया का क्लाइमेट बोला,
एक सेकेंड। हाँ, जैसे हमने इंडिया का क्लाइमेट बोला कि क्या है भाई, इंडिया का क्लाइमेट हमने बोला कि मॉनसून क्लाइमेट है, लेकिन इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया बहुत बड़ा है और इंडिया में हर जगह पे एक साल कैलकुलेट होता है। तो इंडिया के ही क्लाइमेट को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। कई कंट्रीज होते हैं वहां पे 4, जरूरी नहीं है 4 सीजन है। हमारा कंट्री है जहां की जब आप एटमॉस्फेरिक कंडीशन देखते हो पूरे साल की 365 दिन की 365 डेज की, तो आप उन्हें कंपार्टमेंटलाइज करके 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो इंडिया हैज 4 सीजन, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर देश के 4 सीजन हो। तो कैसे किया, मान लो ये इंडिया का पूरा वेदर है, ये पूरा साल है, एक साल का वेदर है, राइट। इतना वेदर, इन 3 महीनों में जो वेदर हुआ, इन 3 महीनों में जो वेदर हुआ, इन 3 महीनों में जो वेदर हुआ, ऐसे 3-3 महीने के बेसिस पे इंडिया के वेदर कंडीशंस के एवरेज को निकाल के, एक तो हो गया भाई इंडिया का 30 साल के एटमॉस्फेरिक कंडीशन का एवरेज निकाला तो इंडिया का क्लाइमेट आ गया मॉनसून। लेकिन इंडिया का एक साल के अंदर 3-3 महीने के बेसिस पे अगर एवरेज निकाला कि भैया इन 3 महीने में बड़ी गर्मी होती है तो हमने बोल दिया ये इंडिया का हॉट सीजन है, इन 3 महीनों में इंडिया में बड़ी बारिश होती है तो ये इंडिया का क्या है, रेनी सीजन है, इन 3 महीनों में बहुत कड़ाके की ठंडी पड़ती है, ये इंडिया का क्या है, विंटर सीजन है। तो इंडिया के अंदर हम ईयर को एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बेसिस पे 3-3 महीनों में डिवाइड करके 4 सीजन में डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो इंडिया में कितने सीजन है, 4। अब उसी तरीके से अगर पूरी दुनिया की बात करोगे तो पूरी दुनिया की जब बात करोगे तो पूरी दुनिया का भी जो क्लाइमेट है वो डिफाइन होता है। कैसे डिफाइन होता है, इक्वेटर को आप देख के चलो। इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर वो वाली जगह होती है जहां सूर्य की किरणें सबसे तेज पड़ती हैं। आपको पता है अर्थ गोला है, अर्थ क्या है, गोला है, सन भी क्या है, एक सर्कल है, मतलब सर्कल क्या है, स्फेयर, एक गोला है। अब ये वाला जो डिस्टेंस है ये सबसे कम है और ये वाला डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, इक्वेटर बोला जाता है। तो सबसे डायरेक्ट जो सन की रेज है वो कहां पे आ रही है, इक्वेटर पे आ रही है। तो सबसे ज्यादा गर्मी कहां पे आ रही है, इक्वेटर पे आ रही है। इक्वेटर के आसपास वाली जो जगह होगी वो सबसे ज्यादा गर्म होगी। इक्वेटर के आसपास वाला जो पानी होगा, इक्वेटर वाले जो समंदर होंगे वो सबसे गर्म होंगे, क्योंकि वहां पे सूर्य की किरणें सबसे तेज आ रही हैं। हम जब पोल्स पे जाते हैं, साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, वहां पे क्या है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि अर्थ के कर्वेचर की वजह से, अर्थ के कर्वेचर की वजह से जो डिस्टेंस है सन और नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में वो सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इक्वेटर, जहां अर्थ के बीच का और सन के बीच का जो डिस्टेंस है सबसे कम होता है। तो समझ आया इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गर्मी क्यों पड़ती है, आया ना। अब जब इक्वेटर पे सूर्य की किरणें आ रही हैं तो वो हवा को भी गर्म करेंगी, वहां की हवा भी गर्म हो जाएगी, वहां का समंदर भी गर्म हो जाएगा, वहां का लैंड भी गर्म हो जाएगा। ये भी एक छोटा सा पॉइंट याद रखना। तो इक्वेटर के पास वाले एरिया को हम इक्विटोरियल एरिया बोलते हैं। क्या एरिया बोलते हैं, इक्विटोरियल एरिया बोलते हैं या ट्रॉपिक बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बेसिस पे हमने पूरी दुनिया को क्या कर रखा है, अलग अलग क्लाइमेट के जोन में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। ऑब्वियसली हमने डेटा कलेक्ट किया है, ऐसा नहीं है कि हमारा मन किया हमने बोल दिया चलो तुम इस जोन में जाओ, नहीं, हमने कंट्री की पोजीशन देख के, कंट्री के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का एवरेज निकाल के उनको क्या किया है, क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया है। अगर आप इक्वेटर की बात करें, ये रहा आपका इक्वेटर, तो इक्वेटर के पास वाली जो जगह है वो आपको लाल दिखाई दे रही है, ये लाल दिखाई दे रही है। क्यों लाल दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पे क्या है भैया, सबसे ज्यादा गर्मी है, सबसे ज्यादा गर्मी है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल टेम्परेचर या फिर बोलते हैं इक्विटोरियल टेम्परेचर, राइट। इससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे आप, जो ये ऑरेंज वाला हिस्सा देखने को मिल रहा है, साउथ अमेरिका का हो गया या अफ्रीका का एरिया हो गया, या इंडिया भी किस में आ रहा है, इस वाले हिस्से में आ रहा है, इक्वेटर से जस्ट ऊपर है, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इक्वेटर के बहुत पास पड़ता है, स्पेशली जो हमारा साउथ ऑफ इंडिया है वो इक्वेटर के बहुत पास पड़ता है। तो ये जो ऑरेंज ऑरेंज आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर के पास वाला हिस्सा। तो यहाँ पे क्या क्लाइमेट कहलाता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट भाई, कि ट्रॉपिक के पास है। ट्रॉपिक क्या हो गया, इक्वेटर, इक्वेटर के बहुत पास है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो गया ये। ऑब्वियसली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी कुछ ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में भी हमारे कुछ ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं। अब जैसे जैसे इक्वेटर से हम और दूर जाएंगे, मतलब कि सन के बीच में और उस एरिया के बीच का डिस्टेंस जो है इक्वेटर के मुकाबले बढ़ता जा रहा है ना, तो वहां पे क्या होगी, कम सूर्य की किरणें आएंगी, कम सूर्य की किरणें आएंगी तो वहां का क्लाइमेट जो है थोड़ा सा ठंडा पाया जाएगा। तो जो ये आपको येलो वाला हिस्सा दिख रहा है, येलो वाला हिस्सा, अच्छा इसको छोड़ दो, इक्विटोरियल और सब इक्विटोरियल ये सिलेबस में नहीं है, बस इतना देखो, ट्रॉपिकल, येलो और ऑरेंज को आप मान लो ट्रॉपिकल है, इसको भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए हम ट्रॉपिकल भी बोल सकते हैं। येलो और ऑरेंज वाला क्या हो गया, ट्रॉपिकल। अब जो आपको ग्रीन वाला हिस्सा दिख रहा है, ग्रीन वाला, वो क्या हो गया, थोड़ा सा ठंडा हो गया,
थोड़ा सा ठंडा हो गया। अब इस ठंडे हिस्से को क्या बोलते हैं, कौन सा क्लाइमेटिक जोन बोलते हैं, टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन बोलते हैं, टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन। सिमिलरली आपका ग्रीन वाला, डार्क ग्रीन वाला हिस्सा कौन सा हो गया, टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन। उससे भी ऊपर जाओगे पोल्स आ जाएंगे, इधर आ गया नॉर्थ पोल, आ गया इधर आ गया आपका साउथ पोल। तो ये जो ब्लू वाला हिस्सा है ये आपका इक्वेटर से बहुत दूर हो गया, यहाँ की सूर्य की किरणें सबसे कम पहुंच रही है, यहाँ पे बहुत ठंडी पड़ रही है। तो ये कौन सा एरिया हो गया, ये हो गया आपका पोलर जोन। पोलर जोन, पोलर जोन से जस्ट नीचे वाला क्या हो गया, सब पोलर जोन, राइट। So on the basis of the position of the countries and on the basis of the atmospheric elements हम क्या कर रहे हैं, कंट्रीज को या पूरे अर्थ को क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड कर रहे हैं। इक्वेटर के पास वाला ट्रॉपिकल एरिया हो गया, इक्वेटर से थोड़ा और दूर जाओगे चाहे नदर्न या सदर्न एरिया में आपका टेम्परेट हो गया, थोड़ा और पोल्स की तरफ जाओगे पोलर क्लाइमेट हो गया। सो हमने पूरी दुनिया को क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड कर दिया। तो बच्चा अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने देखा कि वेदर और क्लाइमेट के बीच का क्या डिफरेंस होता है, इनको डिफाइन करने वाले क्या एलिमेंट्स होते हैं। एक कंट्री यानी कि भारत को अगर देश मान रहे हैं तो भारत देश के अंदर हम पूरे साल के क्लाइमेट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग सीजन के नाम दे देते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, पतझड़, राइट। ऑन द अदर हैंड पूरी दुनिया को हम उसके क्लाइमेट के हिसाब से क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड कर देते हैं। इक्वेटर के पास बहुत गर्मी, जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाओगे वैसे वैसे गर्मी कम होती जाएगी, सर्दी बढ़ती जाएगी। ये चीजें समझ आई। चलो अब इंडिया की और बात करते हैं। इंडिया का क्लाइमेट क्या था, मॉनसून। मॉनसून का मैंने मतलब बता दिया, क्या मतलब होता है, सीजन मतलब होता है, अरेबिक वर्ड से आता है, मौसम वर्ड से आता है। तो डेफिनेटली इंडिया का अगर आप ओवरऑल इंडिया का क्लाइमेट पूछोगे तो मॉनसून आएगा। लेकिन इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया में आप देखते हो कि बहुत अलग अलग तरीके के माउंटेन्स भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं, नदियां भी हैं, समंदर भी है, बहुत कुछ है इंडिया के पास। तो इंडिया के अंदर, इंडिया का तो क्लाइमेट हो गया मॉनसून, लेकिन इंडिया के अंदर भी क्लाइमेट में बहुत अलग अलग चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि जो डिफाइनिंग फैक्टर्स हैं क्लाइमेट के या वेदर के, जैसे कि प्रेसिपिटेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, वो पूरी इंडिया में सेम नहीं है। अगर छोटा कंट्री होता है, जैसे सिंगापुर है, सिंगापुर बहुत छोटा है, दिल्ली से भी छोटा है। क्यों, तो अब सिंगापुर जब छोटा है तो उस पूरे कंट्री का जो क्लाइमेट है वो टिप टू टो सेम ही रहता है ना। ऑन द अदर इंडिया हमारा बहुत बड़ा है, तो इंडिया के अंदर ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं, एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स, ये चेंज होते रहते हैं। इन्हीं की वजह से इंडिया के अंदर भी थोड़ा बहुत क्लाइमेटिक वेरिएशन आता रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, बाकी एलिमेंट्स को छोड़ो। इन दो एलिमेंट्स के बेसिस पे इंडिया के बीच में कितना क्लाइमेटिक वेरिएशन है इंडिया के विद इन, वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले उठाते हैं टेम्परेचर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर में भी बहुत वेरिएशन है। गर्मियों के टाइम पे, चलो पहले विंटर नाइट की बात करते हैं। सर्दियों में तो इतना ज्यादा ठंडी पड़ती है नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली हिमालय वाले एरिया में, कि जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह है द्रास नाम की, द्रास में -45 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर जाता है। सोचो उसी टाइम पे अगर तुम त्रिवेंद्रमपुरम में देख रहे होगे तो वहां पे टेम्परेचर होगा 22 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि समंदर के पास साउथ इंडिया में तो 22 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, और वहीं विंटर में जम्मू एंड कश्मीर में क्या पड़ रहा है, -45 डिग्री सेल्सियस पड़ रहा है। गर्मी की बात करें तो गर्मी में पारा इतना हाई हो जाता है, स्पेशली इन थार डेजर्ट, स्पेशली इन राजस्थान गुजरात वाला एरिया, कि राजस्थान के थार में कभी कभी 50 डिग्री भी टच करता है। आजकल तो हमारे दिल्ली में भी 50 डिग्री टच करने लग गया है। तो हमारी कड़ाके की गर्मी भी पड़ रही है, कड़ाके की सर्दी भी पड़ रही है। लेकिन जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही है तब भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे गर्मी ही आपको देखने को मिल रही है। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज क्लाइमेटिक वेरिएशन, राइट। अब प्रेसिपिटेशन का देखो, रेनफॉल का देखो। इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून जरूर है, लेकिन कई जगह सूखा भी पड़ता है, कई जगह बाढ़ भी आती है। तो प्रेसिपिटेशन अगर आप ऊपर से स्टार्ट करें, हिमालय से स्टार्ट करें, तो हिमालय में बारिश बहुत ही ऊपर, बहुत ही ऊंचे वाले, मैं बात कर रही हूं आपके हिमाद्री की, तो हिमाद्री पे होती है स्नोफॉल, राइट। हिमाद्री पे क्या होती है, स्नोफॉल। बाकी नीचे नीचे जैसे हम आते जाएंगे वहां पे होती है रेनफॉल। नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत रेनफॉल होती है, लेकिन लद्दाख वाला जो एरिया है वहां पे बहुत कम एरिया होती है। अब आप बोलोगे मैम लद्दाख जो है ये तो ऊपर ही पड़ता है, नॉर्थ में ही पड़ता है, यहाँ पे कम रेनफॉल क्यों होती है। अभी जब आगे हम रेनफॉल वाला पैटर्न पढ़ेंगे ना, वहां पे समझ आएगा कि लद्दाख में क्यों रेनफॉल होती है। जो बारिश की हवाएं होती है ना, वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती, तो इसलिए वहां पे एनुअली रेनफॉल 10 सेंटीमीटर से कम होती है। लेकिन वहीं
नॉर्थ ईस्ट का मेघालय देखोगे जहां पे चिरापुंजी है, माउंट स्ट्रॉम है, वहां पे जो है 400 सेंटीमीटर से ऊपर रेनफॉल होती है। वेस्टर्न घाट्स में बहुत रेनफॉल होती है, केरला में बहुत रेनफॉल होती है, राइट। देयर आर सम पार्ट्स जहां पे 400 सेंटीमीटर जितनी एनुअल रेनफॉल हो रही है, सम पार्ट्स में 10 सेंटीमीटर जितनी भी नहीं हो रही है। बाकी जो पूरा कंट्री है, मतलब ओवरऑल कंट्री की बात करो तो जून से सितंबर के बीच में वहां पे बारिश आती है। लेकिन एक तमिलनाडु हमारा ऐसा स्टेट है जिसकी बारिश अक्टूबर के महीने में आती है। तो देखो कितना वेरिएशन है एक ही कंट्री के अंदर बारिश और टेम्परेचर के बेसिस पे, राइट। अच्छा, ये जो वेरिएशन है, ये जो टेम्परेचर का वेरिएशन है बच्चा, ये एक और चीज पे निर्भर करता है। वो चीज होती है कि आप कहां पे रहते हो। अब इंडिया का ना यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी है, यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशन है, राइट। ये आपको पता है 3 तरीके से हम जो है पानी से घिरे हुए हैं। जब आप समंदर के पास रहते हो बच्चा, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, केरला हो गया, इधर तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्रा हो गया, उड़ीसा हो गया, राइट। जब आप कोस्टल इलाकों पे रहते हो तो आपको टेम्परेचर का डिफरेंस, चाहे वो दिन और रात का डिफरेंस हो कि भैया दिन में कितनी गर्मी है, रात को कितनी सर्दी है, या फिर आपका ओवरऑल की मई में कितनी गर्मी है, मार्च में कितनी गर्मी है, ठीक है, तो आपका जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है वो आपको बहुत कम फील होता है। ऑन द अदर हैंड, जितना आप मेनलैंड में रहते हो ना, मेनलैंड हो गया समुद्र से जितना दूर रहते हो ना आपको उतना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस फील होता है। आपने सुना होगा कभी किसी राजस्थानी से मिले हो, या आप खुद राजस्थान के हो, कि राजस्थान में ना भैया थार डेजर्ट में ना दिन में तो बहुत गर्मी पड़ती है, रात को कंबल लेके सोना पड़ता है, रात को तो बड़ी ठंड लगती है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल मेनलैंड का हिस्सा है, वो पानी से बहुत दूर है। तो जितना पानी से दूर रहोगे ना उतना जो है आपको सर्दी गर्मी के बीच का डिफरेंस ज्यादा फील होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा फील होगा। पानी के पास, समंदर के पास जो है, समंदर एक मॉडरेटिंग इफेक्ट दिखाता है। समंदर क्या दिखाता है? मॉडरेटिंग इफेक्ट दिखाता है। अब इसका छोटा सा एग्जांपल इसको याद करने का मैं बताती हूँ। आगे वाले बच्चे होते हैं क्लास में, पीछे वाले बच्चे होते हैं। अगर आप पीछे बैक बेंच पे बैठे हो तो आपको शोर ज्यादा समझ आएगा, है ना। टीचर जैसे ही थोड़ा सा हिलती है, थोड़ा सा क्लास से बाहर जाती है, वैसे ही शोर मचाना पीछे वाले बच्चे शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो आगे वाले बच्चे होते हैं, क्योंकि वो टीचर की बिल्कुल आंखों के सामने बैठे होते हैं, वहां पे आपको क्लास डल जा रही है कि अच्छी जा रही है, उसका डिफरेंस आपको कम समझ आएगा। क्योंकि वो टीचर के सामने बैठे हैं, वो अगर क्लास थोड़ी बोरिंग भी हो रही है तो भी कुछ नहीं बोल सकते, क्लास अगर अच्छी हो रही है तो भी बहुत ज्यादा खुश नहीं हो सकते। पीछे वाले बच्चे ऑन द अदर हैंड, क्लास बोरिंग हुई शोर मचाना शुरू कर देंगे, क्लास थोड़ी अच्छी गई और शोर मचाना शुरू कर देंगे, राइट। सिमिलरली समुद्र के पास अगर आप रहते हो तो आपको क्लाइमेटिक चेंजेस कम फील होते हैं। जितना आप मेन लैंड, इनर लैंड में रहते हो, वहां पे आपको क्लाइमेटिक चेंजेस उतने ज्यादा फील होते हैं। नाउ अभी हम बात कर रहे थे बारिश की। तो बारिश हो गई, टेम्परेचर हो गई, इंडिया में इतना वेरिएशन है, उसका ना आपको रंग रूप इंडिया में दिख जाता है कि उस टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से इंडिया का रंग रूप ही चेंज हो जाता है। जैसे गोवा वाली साइड जाओगे, कोस्टल इलाकों में जाओगे, केरला जाओगे, गोवा जाओगे, तमिलनाडु जाओगे, तो जो भी समंदर के पास वाले एरियाज है ना, वहां पे आपको घर इस तरीके के मिलते हैं, स्लोप्स होती है वहां पे। क्यों भाई? क्योंकि हम नहीं चाहते, क्योंकि वहां पे बारिश वैसे ही बहुत होती है, तो हम नहीं चाहते कि छतों पे पानी इकट्ठा रहे। चौकोर छत होगी तो पानी कैच कर लेगी, पानी कैच कर लेगी तो वहां पे घर की दीवारें कमजोर होने लगेंगी। तो हम वहां पे घर स्लोप वाले बनाते हैं ताकि पानी फिसल के नीचे आ जाए। वहां के खाना भी आपको वैसे ही दिखता है। जैसे यूपी में जो है बारिश बहुत आती है तो वहां पे चावल बहुत खाते हैं, क्योंकि चावल को बहुत पानी चाहिए होता है। वेस्ट बंगाल में भी अच्छी खासी बारिश आती है, वहां पे चावल की खेती अच्छी होती है। जहां पे थोड़ी कम बारिश आती है वहां पे रबी क्रॉप्स ग्रो करते हैं हम, जैसे कि वीट ग्रो करते हैं, तो वहां पे रोटी ज्यादा खाई जाती है। तो आपको वहां के खान पान में, वहां के पहनावे में, जैसे राजस्थान में बड़ी गर्मी पड़ती है तो लोग हमेशा सर ढक के रखते हैं। लड़के भी आपने देखा होगा राजस्थान में पगड़ी पहन के रखते हैं। क्यों भैया? बहुत गर्मी पड़ती है, सर गर्म ना हो जाए, राइट। तो पहनावा हो गया, खान पान हो गया, घर हो गए, सब जो है मिमिक करते हैं वहां के क्लाइमेट की वेरिएशन को। राजस्थान में आपने देखा होगा कि थार डेजर्ट की साइड जाओगे तो आपको मोटी मोटी हट्स दिखेंगी ऐसी, जिनकी दीवारें बहुत मोटी मोटी मिट्टी से बनी होती हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी जो है ना, बाहर की जितनी मर्जी गर्मी हो वो घर के अंदर नहीं आने देती, घर को एक ठंडक का एहसास देती है। देखा होगा आपने, मटके में पानी भर के लोग लाते हैं, क्योंकि मटका भी जो है मिट्टी का बना हुआ होता है, बाहर जितनी मर्जी गर्मी हो मटका जो है पानी को ठंडा रखता है, राइट। तो ये क्यों है? क्योंकि वहां का क्लाइमेट ऐसा है, वहां का जो है क्लाइमेट बहुत ही ड्राई है और बहुत ही हाई टेम्परेचर है। आपने आसाम में देखा हो कभी, तो आसाम में जो घर है, क्योंकि वहां पे ब्रह्मपुत्रा बहती है, ब्रह्मपुत्रा में बारिश के टाइम में बहुत पानी आ जाता है, बहुत बाढ़ आती है, तो वहां पे जो घर है ना, ऐसे पोल्स पे बनते हैं, ऐसे बंबू के डंडों पे घर बनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है भैया अभी तो पानी नहीं है ब्रह्मपुत्रा में, जब आएगी बाढ़ ना तो ये पूरा पूरा घर का एक माला तो ले ही जाएगी। तो वो एक माला बनाने ही क्यों है, उससे अच्छा घर की हाइट बनाने के लिए वो लोग स्टिल्ट्स पे घर बनाते हैं। सो ऑल ऑफ दिस टेल्स अस दैट इंडिया हैज अ लॉट ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशन विद इन। ओ, यहाँ पे घर की फोटो थी ये देखो, इस टाइप के घर बनते हैं, क्योंकि पानी जो है ना यहाँ तक पहुंच जाता है भाई जब बारिश आती है तो। ठीक है, चलो
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, एक सेकेंड रुकना, मेरा सर दुख रहा है पोनी बना के, तो थोड़ा बाल को ठीक कर लिया जाए। हाँ जी। नाउ देयर आर 5 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। चाहे आप इंडिया की बात करो, चाहे आप अरब की बात करो, चाहे आप सिंगापुर की बात करो, किसी भी कंट्री के क्लाइमेट को डिफाइन करने के लिए कुछ 5 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये फैक्टर्स और वो जो एलिमेंट्स अभी पीछे पड़े थे, दोनों साथ में मिलके काम करते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना मैम अभी तो एलिमेंट्स पढ़े थे, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर वगैरह, फिर ये क्या फैक्टर्स आ गए। वो एलिमेंट्स है बच्चा, वो एलिमेंट्स बहुत बेसिक लेवल के एलिमेंट्स हैं, ये जो है बड़े बड़े फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स अलग है, एलिमेंट्स अलग है, पेपर में क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना पड़ेगा। चलो अब फैक्टर्स की बात करते हैं। पहला फैक्टर है लैटिट्यूड, दूसरा है एल्टीट्यूड, फिर है प्रेशर एंड विंड सिस्टम, फिर है कॉन्टिनेंटलिटी, फिर है ओशन करंट्स। ऐसा पढ़ेंगे कि पूरी जिंदगी के लिए याद आ जाएगा। घर वालों को बैठ बैठ के तुम पढ़ा रहे होगे, एनसीईआरटी में कुछ समझ नहीं आता, किसी और के लेक्चर में कुछ समझ नहीं आता। चलो भाई एक बार शुभम मैम से भी पढ़ के देख लो, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग लैटिट्यूड से बच्चा। सो लैटिट्यूड क्या होता है? इक्वेटर, लैटिट्यूड्स आर पैरेलल लाइंस टू द इक्वेटर। अभी मैंने बताया कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा धूप पड़ती है, डायरेक्टली सनरेज आती हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है। तो इक्वेटर हो गया आपका बेस पॉइंट। अब इक्वेटर से आप नॉर्थ पोल की तरफ जा सकते हो या आप इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जा सकते हो। तो व्हाट आर लैटिट्यूड? लैटिट्यूड्स आर पैरेलल लाइंस टू द इक्वेटर्स, ठीक है। टाइम को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग पैरेलल लाइंस, इमेजिनरी लाइंस, ऐसा नहीं है कि जमीन पे कोई लाइन बनाई हुई है, इमेजिनरी लाइंस आप इक्वेटर के पैरेलल आप इमेजिन करो, ठीक है। अब इन लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है आपका? इक्वी डिस्टेंस होता है। मतलब लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 के बीच का जो डिफरेंस है वही लाइन नंबर 8 और 9 के बीच का डिफरेंस होगा। दे आर इक्वी डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर। अब ये सारे लैटिट्यूड है बच्चा। इक्वेटर से हर पैरेलल लाइन को आप क्या बोलोगे? लैटिट्यूड बोलोगे। लेकिन कुछ पर्टिकुलर लैटिट्यूड है जो थोड़े फेमस हो गए हैं, जो ऐसे नेशनल मॉन्यूमेंट्स की तरह फेमस हो गए हैं ना। बिल्डिंग तो सारी होती है, कुछ बिल्डिंग ताजमहल होती है, राइट। सो देयर आर सर्टेन लैटिट्यूड्स दैट आर रियली रियली फेमस। फॉर एग्जांपल आपका ये वाला लैटिट्यूड है, आर्टिक सर्कल वाला। फॉर एग्जांपल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बड़ी फेमस है। फॉर एग्जांपल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बड़ा फेमस है। ये सब लैटिट्यूड्स ही हैं। फॉर एग्जांपल अंटार्कटिक सर्कल का लैटिट्यूड बहुत फेमस है, राइट। अब हमारे लिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बड़ी वाला जो लैटिट्यूड है बड़ा फेमस है। लेकिन उससे पहले इंडिया पे हम जाए, पहले आपको लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट बता देते हैं। तो लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट यही है कि भैया जो लैटिट्यूड इक्वेटर के पास होगा वहां पे गर्मी पड़ेगी, जो लैटिट्यूड इक्वेटर से दूर होता जाएगा, चाहे नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ, वहां पे क्या पड़ेगी? सर्दी पड़ेगी। दूसरा फैक्टर क्या है बच्चा? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड लिख के आना है, एल को गोली नहीं करना, एल्टीट्यूड हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे। एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि आप सी लेवल से कितना ऊपर हो। अब भैया पानी है, पानी हाइट पे तो रहेगा नहीं, पानी तो बेस लेवल पे रहेगा। तो अर्थ के बेस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो पानी का लेवल होता है, जो ओशन का लेवल होता है, सी का लेवल होता है, उसे हम अर्थ का बेस मानते हैं, राइट। सो उससे किसी भी पर्टिकुलर एरिया की हाइट कितनी ज्यादा है, कितना एलिवेशन है, उसे तुम बोलते हो एल्टीट्यूड। ऑब्वियसली इंडिया में तुम्हें पहाड़ भी दिखते हैं, इंडिया में तुम्हें कोस्टल इलाके भी दिखते हैं। जो हमारे केरला वेरला वाले एरियाज हैं, जो हमारे कोस्टल इलाके हैं, वहां पे मैक्सिमम एलिवेशन अगर तुम्हें दिखेगा तो 30 मीटर्स का दिखेगा। मतलब कि ऑलमोस्ट जो वहां पे एरियाज हैं वो बिल्कुल सी लेवल पे देखने को मिलते हैं आपको। लेकिन जो हमारे हिमालयस है वहां पे तुम्हें 3000 मीटर्स तक का भी एल्टीट्यूड दिख जाएगा। ये तो हो गई इंडिया की बात। अच्छा मैम ये क्लाइमेट को कैसे डिफाइन करते हैं? अच्छा इसका एक पैतरा है, ग्रेविटी पता है सबको? ग्रेविटी अभी तक समझ आई गई होगी, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर भी है तुम्हारे साइंस में ना। ग्रेविटी को याद रखो। देखो जो अर्थ के मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चा, अर्थ के कह रही सॉरी एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये है मान लो आपकी अर्थ। अर्थ क्या लगा रही है? हर चीज पे ग्रेविटी लगा रही है। क्या लगा रही है? ग्रेविटी लगा रही है। अब अर्थ के जितना पास होगे वो ग्रेविटी उतनी ज्यादा फील होगी। तो हमारे जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चा, जो अर्थ के पास है, वो क्या रहते हैं? चिपक चिपक के रहते हैं, चिपक के आपस में रहते हैं, क्योंकि उन सब पे क्या लग रही है? ग्रेविटी लग रही है। लेकिन जितना अर्थ से, जितना सी लेवल से ऊंचे होते जाओगे, जितना हाई एल्टीट्यूड पे जाते जाओगे, उतना क्या हो जाती है? एयर डेंसिटी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है एयर डेंसिटी कम? क्योंकि जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं इन पे ग्रेविटी कम लग रही होती है। जब इन पे ग्रेविटी कम लग रही होती है, जब टीचर क्लास में नहीं होती, हम शोर मचाते हैं ना, उसी तरीके से एयर मॉलिक्यूल्स पे जब ग्रेविटी कम लग रही होती है तो वो भागना शुरू कर देते हैं कि हम भागेंगे, हम एक साथ नहीं बैठेंगे, हम भागेंगे। जब वो भागते हैं
तो वो आपस में बहुत दूर दूर हो जाते हैं। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होता है एक पर्टिकुलर एरिया में आपको एयर के कितने मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। भाई आप अगर सरफेस के पास हो, सी लेवल के पास हो, जहां ग्रेविटी हाई लग रही है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा आपको एयर मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन आप अगर बहुत ऊंची हाइट पे हो तो पर्टिकुलर एरिया में आपको कम एयर मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ग्रेविटी है नहीं, एयर मॉलिक्यूल्स सारे भाग गए, आपस में बैठना ही नहीं चाहते। तो एयर की डेंसिटी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे कम होती जाती है। आपने सुना भी होगा पहाड़ों पे ना सांस लेने में दिक्कत आती है। सांस लेने में दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि वहां पे एयर की डेंसिटी कम होती है, ऑक्सीजन की डेंसिटी कम होती है ना। ऑन द अदर हैंड सी लेवल के पास ऑक्सीजन की डेंसिटी या एयर की डेंसिटी आपको बढ़िया मिलेगी। तो एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द हायर एल्टीट्यूड, द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड द टेम्परेचर डिक्रीजेस। द हिल्स आर देयरफॉर कूलर ड्यूरिंग द समर। इसीलिए जो हिल्स होती हैं वो ज्यादा ठंडी होती हैं। ऑब्वियसली सी पे सारी की सारा सी लेवल क्या है? इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब सी लेवल। तो सी लेवल पे सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें आ रही हैं, सी लेवल पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। सी लेवल से जितना ऊपर जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे उतना क्या होता जाएगा? आपकी ठंडी बढ़ती जाएगी, क्योंकि सी लेवल सबसे गर्म है, उससे ऊपर 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 ठंडी 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 ठंडी। इसीलिए पहाड़ों पे हमें ठंडी देखने को मिलती है। तो एल्टीट्यूड में हमें क्या दो चीजें समझनी थी कि जितना एक एरिया का एल्टीट्यूड हाई होगा उतना क्या होगा? वहां पे ठंडक होगी, और जितना एल्टीट्यूड हाई होगा किसी भी एरिया का या सिटी का, वहां पे एयर की डेंसिटी कम होती हुई जाएगी। आपको मैं बैंगलोर की कहानी बनाऊं, आपने सुना होगा इंडिया में सबसे अच्छा वेदर बैंगलोर में पाया जाता है। पूरी दुनिया घूम लो, बैंगलोर जैसा वेदर नहीं मिलता। लेकिन लोग बोलते हैं यार इतना अच्छा तो हमारे हिल स्टेशन पे भी वेदर नहीं होता कभी कभी गर्मियों में जितना तुम्हारे बैंगलोर में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बैंगलोर का जो एलिवेशन है ना, बैंगलोर वैसे एक शहर है अच्छा खासा बसा बसाया सा, दिल्ली मुंबई जैसा, लेकिन इसका जो सी लेवल से एलिवेशन है वो काफी हाई है। इट इज उसका जो एलिवेशन है ऑलमोस्ट एक हिल स्टेशन जितना हाई है, इसीलिए यहाँ पे जो वेदर है वो ठंडा ठंडा पाया जाता है। ठीक है, चलो एल्टीट्यूड हो गया। अब प्रेशर एंड विंड सिस्टम। अब दिमाग के दरवाजे खोल के सुनना है, क्योंकि ऐसा टीचर पढ़ाएगी तुम्हें कि तुम लगे अरे ये तो बहुत इजी था। ठीक है, एसी। एसी सबके घरों में नहीं है तो सबने एसी एटलीस्ट देखा होगा। एसी क्या होता है? हवा छोड़ता है, ठंडी ठंडी हवा छोड़ता है। अब इसी के कॉन्सेप्ट से हम समझेंगे प्रेशर एंड विंड सिस्टम। उससे पहले तुम्हें बस एक बात अपने दिमाग में गांठ बांध लेनी है। क्या है वो बात? कि प्रेशर और टेम्परेचर है जानी दुश्मन। प्रेशर और टेम्परेचर है जानी दुश्मन। तो अगर किसी कमरे में छोड़ो, किसी शहर में प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, एयर प्रेशर, कौन सा प्रेशर? एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। आया समझ? टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। साइंस में डिफ्यूजन वगैरह पढ़ते हो, ये अगरबत्ती वाला एग्जांपल तुम्हें बताया जाता है कि अगरबत्ती एक कोने में जलाओगे, अगरबत्ती की खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। उसका मतलब क्या होता है कि जो हवा है वो हमेशा कहां से कहां जाती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। पूरी सृष्टि को, पूरे यूनिवर्स को पसंद है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। तो हवा क्या करती है? जहां हाई प्रेशर होता है वहां से पूरी जगह फैल जाती है कि भैया इक्विलिब्रियम आ जाए। ठीक है, पूरी सृष्टि को इक्विलिब्रियम पसंद है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है हवा। ये दो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि एक तो प्रेशर और टेम्परेचर है दुश्मन, जहां एयर प्रेशर ज्यादा होगा वहां टेम्परेचर कम है, जहां टेम्परेचर कम है मतलब एयर प्रेशर ज्यादा है, तो मतलब वो आपस में मिलते नहीं है। और दूसरा, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है, कभी भी रिवर्स मूव नहीं करती, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है, सृष्टि का नियम है। ठीक है जी, चलो अब इन दो कॉन्सेप्ट से समझो कि मान लो तुम्हारे घर में 2-3 कमरे हैं। एक कमरे में तुमने एसी चला रखा है, इस कमरे में तुमने क्या किया हुआ है? एसी चला रखा है। अब उसका ना दरवाजा खुला हुआ है, इस कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। ठीक है, अब इस कमरे में तो क्या है? ठंडी है, ठंडी हो गई, एसी चल रहा है भैया, आधा घंटा हो गया एसी चलते हुए, भैया कंबल लेने का मन कर रहा है। क्यों? तो यहाँ पे हो गया टेम्परेचर हो गया बहुत कम, है ना, ठंडी हो गई है। टेम्परेचर अगर कम है तो वहां पे प्रेशर क्या है? ज्यादा है। ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस भी है, एसी चल रहा है तो हवा छोड़ ही रहा है तो एयर का प्रेशर ज्यादा होगा। एयर प्रेशर क्या है यहाँ पे? ज्यादा है। ये ठंडा वाला कमरा है, एसी वाला कमरा है। अब तुम बैठे हॉल में, तुमने क्या है? कमरे का दरवाजा खोला हुआ है। 1 घंटे में 2 घंटे में क्या होगा? दोनों जगह का टेम्परेचर ऑलमोस्ट समान हो जाएगा, है ना। वहां की जो ठंडी हवा है धीरे धीरे कहां खींची आएगी? तुम्हारे हॉल में खींची हुई आएगी, और हॉल में भी थोड़ी थोड़ी ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हॉल में क्या थी बच्चा? इस कमरे के मुकाबले हॉल में क्या थी? टेम्परेचर ज्यादा था।
टेम्परेचर क्या था, ज्यादा था, गर्मी थी, एसी नहीं चल रहा था। टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, दुश्मन। तो हॉल में प्रेशर क्या था, प्रेशर क्या था, एयर प्रेशर क्या था, कम था। हवा कहां से कहां मूव करती है बच्चों, हवा मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो हवा कहां से मूव की, एसी वाले कमरे से हॉल में, एसी वाले कमरे से हॉल में। तो इसीलिए क्या हो गया, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। तो प्रेशर इन विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स अपॉन लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। और प्रेशर ऑफ विंड सिस्टम में तो मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि वो समंदर वाला पॉइंट हमें समझना है, समंदर वाला पॉइंट हमें समझना है, जो भी आगे आएगा। बट अभी तक हमने क्या समझा कि हवा जो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, और जहां लेस एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे मतलब कि वहां हवा की डेंसिटी कम है, जो हमने अभी हिल्स वाला एग्जांपल देखा। और हमने ये भी समझा कि जैसे जैसे एक लैंड की हाइट बढ़ती जाती है सी लेवल से, वैसे वैसे वहां की एयर डेंसिटी कम होती जाती है, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स पे ग्रेविटी कम लगती है, तो वो भागते रहते हैं और डेंसिटी कम हो जाती है। राइट, ये 3 चीजें समझ आई। चलिए अब समझते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी पे। कॉन्टिनेंटैलिटी को समझने के लिए ये प्रेशर सिस्टम जो अभी हमने एसी वाला एग्जांपल पढ़ा है, इसी से हम समझेंगे कॉन्टिनेंटैलिटी। कॉन्टिनेंटैलिटी का मतलब क्या होता है, जो भी मैंने पीछे बोला था ना कि जब आप समंदर के पास रहते हो तो वहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस कम पता चलता है, जैसे जैसे आप मेन लैंड में जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा पता चलेगा। तो समंदर के पास जो ये मॉडरेटिंग इफेक्ट है, जो पानी के पास ये पावर है कि वहां के टेम्परेचर में ज्यादा वो वेरिएशन होने नहीं देता, इसी पावर को बोला जाता है कॉन्टिनेंटैलिटी। ये कोई जादुई शक्ति नहीं है बच्चा, ये एक्चुअली कंप्लीट साइंस है, कंप्लीट फिजिक्स है, कंप्लीट ज्योग्राफी है, जो हम अभी समझेंगे। तो देखो होता क्या है, समंदर की बात करते हैं। ये हो गया आपका समंदर, ये हो गया कोई भी ओशन, ये हो गया लैंड। क्या हो गया, लैंड। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं। ये हो गया आपका सी और ये हो गया लैंड। दिन की बात करते हैं। दिन के टाइम क्या होता है, अभी धूप पड़ रही है, दिन के टाइम क्या होगा। अच्छा, एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी कि पानी ना जल्दी गर्म और ठंडा हो जाता है, लैंड जो है कम गर्म भी जल्दी नहीं होता है और ठंडा भी जल्दी नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप समझ लेना। पानी जल्दी गर्म हो जाता है, पानी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो बहुत कम है, 100 डिग्री सेल्सियस, जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो अब ये है सूर्य की किरणें आ रही है भैया, सूर्य की किरणें, दिन दहल रहा है, बिल्कुल धूप निकली हुई है। अब जब धूप निकली हुई है तो उसने क्या कर दिया, पानी को कर दिया भैया गर्म, पानी जल्दी गर्म हो गया। जैसे ही धूप निकली पानी गर्म होकर तैयार हो गया, गरम गरम पानी। और लैंड जो है अभी गर्म उतना हुआ नहीं था, तो लैंड का टेम्परेचर क्या है, दिन के टाइम में पानी के मुकाबले कम है, और पानी का टेम्परेचर क्या है, लैंड के मुकाबले टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। तो प्रेशर कहां पे हाई होगा, प्रेशर कहां पे हाई होगा, प्रेशर होगा यहां पे हाई। दिन के टाइम में क्या होता है, प्रेशर हाई होता है आपका लैंड पे। किसका प्रेशर, एयर का प्रेशर। तो हवा कहां से मूव करती है, हवा मूव करती है लैंड टू सी। डे के टाइम में हवा कहां मूव करती है, लैंड टू सी। आया समझ, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर दुश्मन है आपस में। अब देखो रात के टाइम पे क्या होता है, रात के टाइम पे क्या होता है, रात के टाइम पे ये है आपका सी, ये है आपका लैंड। अब सूर्य भाई साहब चले गए, चंदा मामा आ गए हैं, सूर्य चला गया है। अभी लैंड तो गर्म हो गया था पूरे दिन में, धीरे धीरे करके तो बेचारा गर्म हुआ था, अब उसको ठंडा होने में टाइम लग रहा है, तो इसका टेम्परेचर अभी भी ज्यादा डाउन नहीं गया। मिट्टी छुओगे ना, रेत छुओगे रात को भी किसी भी जगह की, किसी भी बीच की, तो तुमको ठंडी नहीं मिलेगी। 9-10 बजे भी रात को जाओगे ना तो तुम्हें थोड़ी बहुत वार्म मिलेगी, पानी बहुत ठंडा मिलेगा। क्यों, क्योंकि लैंड को ठंडा होने में टाइम लग रहा है, लैंड को गर्म होने में भी टाइम लगा था। तो रात के टाइम पे लेकिन समंदर का पानी जो क्या है, तुरंत के तुरंत क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया भैया, यहाँ का टेम्परेचर हो गया बहुत कम, और यहाँ का टेम्परेचर अभी भी क्या है, मुकाबले पानी के मुकाबले क्या है, रात को ज्यादा है। तो हवा कहां से कहां चलेगी, हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो हवा चलेगी यहां से यहां। यहां हवा का प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर दुश्मन है, यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां हवा का प्रेशर कम है, तो रात के टाइम पे हवा चलती है सी टू लैंड। तो कहने का मतलब ये है बच्चा कि दिन के टाइम में, हाँ जी, डे के टाइम में मूव करती है, एयर मूव्स, एयर का जो डायरेक्शन होता है वो होता है लैंड टू सी, और रात के टाइम पे, नाइट के टाइम पे एयर का जो डायरेक्शन होता है वो होता है सी टू लैंड। लेकिन बात तो ये है कि किसी भी डायरेक्शन में चले, हवा तो चल रही है, हवा तो चल रही है, तो जब दोनों टाइम हवा चल रही है तो टेम्परेचर का फर्क हमें पता नहीं चलता है। दिन के टाइम में भी थोड़ी बहुत ठंडी हवा हमें देखने को मिल जाती है, रात के टाइम में भी हमें थोड़ी बहुत ठंडी हवा देखने को मिल जाती है। तो मोर और लेस दिन और रात का टेम्परेचर सिमिलर रहता है। इसी इफेक्ट को बोला जाता है कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट। तो यानी कि समंदर से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे
समंदर का जो कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट है वो कम होता जाएगा और तब हमें वेदर कंडीशंस के बीच का जो डिफरेंस है ज्यादा फील होगा। ऑन द अदर हैंड समंदर के पास में वेदर कंडीशंस के बीच का डिफरेंस कम फील होता है, राइट। तो वही बताया है कि ये पूरी दुनिया में होता है। ये तो अभी तो मैंने एक छोटे से एरिया की बात की, लेकिन ये पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। इसको ऐसे इमेजिन करो, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है। अगर तुम्हें मैं ऐसे पूछूं भैया सबसे ज्यादा गर्म पानी कहाँ पे होगा, तुम्हें ऑलरेडी पता है, इतना समझ लिया है तुमने कि मैम इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, सबसे ज्यादा धूप पड़ती है, तो वहां का पानी सबसे ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो यहाँ इक्वेटर के पास तुम्हें क्या मिलेंगे बच्चा, वार्म ओशन करंट्स। क्या मिलेंगे, वार्म ओशन करंट्स, मतलब वहां का समुद्र का पानी गर्म मिलेगा। पोलर पानी क्या मिलेगा, पोलर पानी तुम्हें गर्म मिलेगा ठंडा मिलेगा, यहाँ मिलेगा तुम्हें कोल्ड ओशन करंट्स, यहाँ पे तुम्हें मिलेंगे कोल्ड ओशन करंट्स, राइट। ये भी कॉमन सेंस है। क्यों भैया, क्योंकि इक्वेटर पे ज्यादा गर्मी पड़ रही है, पोल्स पे कम गर्मी पड़ रही है, सिंपल। चलो जी, ये क्या आया, हाँ। तो इंडिया में अगर मैं बोलूं कहां कहां तुम्हें कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट दिखेगा, तो जहां मैं मार्क कर रही हूं यहां पे तुम्हें कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट दिखता है इंडिया में, ठीक है। दिस इज द एरिया जहां पे तुम्हें दिखेगा कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट। बाकी पूरे इंडिया में वेदर कंडीशंस का डिफरेंस ज्यादा फील होगा। ओशन करंट्स क्या होते हैं वो मैंने तुम्हें बता ही दिया है, हाँ। ओशन करंट्स वाला, ओशन करंट्स है क्या सिलेबस में, एक बार देखूं मैं जरा। आई डोंट थिंक डिटेल में सिलेबस में है अपने। हाँ, बस इतना ही दिया हुआ है कि ओशन करंट्स क्या होते हैं, वो तो मैंने तुम्हें ये बता दिया। ये देखो यहाँ पे भी है, इक्वेटर के पास सारा लाल लाल दिखाया हुआ है, क्यों, क्योंकि इक्वेटर के पास पानी जो है गर्म है। यहाँ नीले नीले ओशन करंट्स दिखाए हैं पोल के पास में, क्योंकि वहां पे पानी जो है ठंडा है, ठीक है। तो वार्म ओशन करंट कहाँ होंगे, जहाँ पे गर्मी होगी। कोल्ड ओशन करंट्स कहाँ पे होंगे, जहाँ पे इक्वेटर से जितनी हम दूर जाएंगे। और दुनिया को क्या चाहिए, पूरी सृष्टि को चाहिए इक्विलिब्रियम। तो आप ये देख रहे हो चक्रव्यूह क्यों बन रहा है, गोल गोल क्यों बन रहा है, गोल गोल क्यों बन रहा है, क्योंकि अर्थ ट्राई कर रही है कि यार गर्म वाला पानी ठंडे वाले पानी के साथ मिलके एक टेम्परेचर बना ले तो कितना बढ़िया हो। इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पे आपको देख रहे हो कि गर्म पानी साइक्लिक मोशन में मूव कर रहा है ठंडे पानी की तरफ, सो दैट इट कीप्स द टेम्परेचर सिमिलर ऑल अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। तो ये पैटर्न होता है। और अब हवा भी चल रही है, ओशन का पानी भी है। तो मान लो ओशन का पानी गर्म है, ओशन का पानी का टेम्परेचर जो है हीट है, लेकिन हवा चल रही है वहां पे ठंडी, हवा चल रही है वहां पे, लैंड से जो हवा आ रही है वहां पे आ रही है ठंडी। तो फिर वहां का थोड़ा सा जो क्लाइमेट है मॉडरेट हो जाता है। तो ओशन की हवाएं, ओशन के पास वाली हवाएं यानी कि शोर की हवाएं, किनारे की हवाएं, और ओशन के पानी का टेम्परेचर, ये दोनों आपस में अलग अलग तरीके से बातें करते रहते हैं। और इनकी बातों की वजह से और इनके मिलन की वजह से जो है किसी भी एरिया का, किसी भी कोस्टल एरिया का टेम्परेचर या क्लाइमेट डिफाइन हो जाता है। एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया, ठीक है। तो 5 फैक्टर्स थे हमारे, हमें समझ आए। जल्दी से हम आगे जाने से पहले 2 होमवर्क क्वेश्चंस निपटा लेते हैं। पहला होमवर्क क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ट्राई एंड आंसर इट इन द कमेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर यू, देन आई विल शो यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस बच्चा, द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड। कौन से वर्ड से आया है वर्ड मॉनसून, उसका लिटरली मतलब क्या होता है, मौसम वर्ड से आया है। मौसम का क्या मतलब होता है, चलो नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। तो ओवरऑल क्लाइमेट को क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, पहले हमने वो समझ लिए, बेसिक समझ लिए। अब इंडिया की बात करते हैं, लैटिट्यूड की बात करते हैं। तो इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट दुनिया का लैटिट्यूड है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, जो इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से पास होता है। वो यहाँ वेस्ट साइड पे रन ऑफ कच्छ से लेके पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट तक जाके आता है, और इसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो रन ऑफ कच्छ से मिजोरम तक ऑलमोस्ट इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हुआ जो लैटिट्यूड है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक क्यों, क्योंकि लैटिट्यूड्स को ट्रॉपिक्स भी बोला जाता है। नाउ अब इंडिया कौन सा हेमिस्फीयर में आता है, नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। इक्वेटर कहां पे, इक्वेटर इज समवेयर हियर, इक्वेटर इज समवेयर हियर। तो इंडिया का जो सदर्न वाला हिस्सा है, इंडिया का जो साउथ इंडिया है, वो क्या है, हमारे इक्वेटर से पास है। तो वहां पे गर्मी होगी सर्दी होगी, वहां पे गर्मी होगी। तो इंडिया का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो नीचे वाला हिस्सा होता है बच्चा, वहां पे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। क्यों, क्योंकि वो इक्वेटर के पास है। लेकिन जो हमारे नॉर्थ इंडिया का हिस्सा है, पंजाब हो गया, वो हो गया आपका यूपी हो गया, कश्मीर हो गया, वो वाला हिस्सा बहुत हाइट पे हो जाता है, मतलब कि वो वाला हिस्सा आपका इक्वेटर से बहुत दूर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है
कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसा लैटिट्यूड है जो भगवान की दया से ऑलमोस्ट हमारी इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाले हिस्से का क्लाइमेट ट्रॉपिकल कहलाता है और ट्रॉपिक वाले हिस्से के ऊपर का क्लाइमेट जो है सब ट्रॉपिकल कहलाता है। ठीक है, सो हमारे इंडिया के अंदर 2 सब क्लाइमेट्स हैं, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, लेकिन ओवरऑल इंडिया का क्लाइमेट क्या है, मॉनसून। आया समझ? चलो, तो ये तो हो गया लैटिट्यूड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्टीट्यूड। अच्छा, इसे मैंने समझा दिया तुम्हें, ऑल ऑफ दिस आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। एल्टीट्यूड पे आते हैं। तो इंडिया के पास भैया बहुत सारे हिमालयाज है, ऐसे ऐसे हिमालयाज है जिनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है। 6000 मीटर मतलब सी लेवल से 6000 मीटर ऊंचाई पे है वो, राइट। सो इंडिया के पास कोस्टल एरिया भी है जिसकी हाइट जो है ऑलमोस्ट 30 मीटर से ऊपर नहीं जाती है। तो जो ये कोस्टल इंडिया है वहां पे आपको जो है टेम्परेचर गर्मी मिलती है। आप मार्च में चले जाओ या दिसंबर में चले जाओ, केरला का टेम्परेचर आपको मोर और लेस सेम ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो हाइट है वो सी लेवल से बहुत ही कम है, राइट। ऑन द अदर हैंड हिमालयाज पे आप जाओगे तो वहां पे कड़ाके की ठंडी मिलेगी भैया दिसंबर में, लेकिन वहां पे मार्च में उतनी ठंडी नहीं मिलेगी, राइट। क्यों? क्योंकि वो जो है बहुत हाइट पे, वहां पे टेम्परेचर वगैरह का डिफरेंस बहुत पता लगता है। ऑन द अदर हैंड हमारे जो हिमालयाज होते हैं बच्चा, वो इतने ऊंचे ऊंचे हिमालयाज हैं हमारे पास कि जो सेंट्रल एशिया है ना, पीछे जो सेंट्रल एशिया वाला इलाका है वहां से ना बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। पता है, बर्फबारी बहुत होती है। वो ठंडी ठंडी हवाएं हमारे इंडिया में एंटर करती अगर हमारे पास हिमालयाज नहीं होते। तो हिमालयज एक तरीके के सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह काम करते हैं, डट के चेन बना के खड़े रहते हैं, सेंट्रल एशिया की ठंडी हवाओं को इंडिया में एंटर नहीं करने देते, वरना क्या पता राजस्थान में भी स्नोफॉल होती है, वो हवाएं इतनी ठंडी होती हैं। तो हमारे एल्टीट्यूड से हमें क्या फायदा हुआ है कि इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मानसून रह गया, वरना हमारी कड़ाके की ठंडी पड़ती 12 महीने, राइट। दैट इज द फायदा वी हैव बिकॉज ऑफ आवर हिमालयाज। नाउ नेक्स्ट इज प्रेशर एंड विंड। प्रेशर एंड विंड वाला मैंने तुम्हें समझा दिया था। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो इंडिया का क्लाइमेट है मॉनसून, उसमें 3 तरीके की हवाएं काम करती हैं। इन 3 तरीके की हवाएं काम करने के लिए पहले समझ लो कि इन हवाओं का मतलब क्या होता है। ये है बच्चा आपका लैंड बोल दो या सी लेवल बोल दो, क्या बोल दो, ये है आपका सी लेवल। ये एक ऐसा लैंड है जो बिल्कुल सी लेवल पे, ठीक है। अब यहाँ पे सूर्य की किरणें, और ये इक्वेटर पे, ये मान लो इक्वेटर पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है, सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें पड़ रही है, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो इसके पास वाली जो हवाएं होंगी, कोई भी लैंड के पास वाली, चाहे इक्वेटर हो, चाहे आपका कजाकिस्तान हो, चाहे उज्बेकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान, कोई भी हो, जो लैंड के पास वाली हवाएं होती हैं उन्हें आप क्या बोलते हो बच्चा, सरफेस की हवाएं बोलते हो। सरफेस की हवाएं बोलते हो, सरफेस विंड्स बोलते हो। ऑब्वियसली ये कैसे डिफाइन होती है, सरफेस विंड्स का पैटर्न क्या रहता है, जैसे जितना लैंड गर्म होगा उतनी सरफेस वाली हवाएं गर्म होंगी, क्योंकि बिल्कुल पास में है ना भैया, बिल्कुल पास में है उसके। तो सरफेस विंड्स आर मोस्टली डिफाइंड बाय कि लैंड का क्या टेम्परेचर है या वहां के समुद्र का सी लेवल का क्या टेम्परेचर है। मतलब अगर वो सी लेवल पे है लैंड, तो मोस्टली लैंड मानो आप। सरफेस विंड्स आर गवर्न्ड बाय कि वहां के लैंड का क्या टेम्परेचर है, ठीक है। अब सरफेस से थोड़ा ऊपर जाओगे, ग्रेविटी भी कम लग रही है, लैंड का वहां पे जो है इन्फ्लुएंस भी थोड़ा कम हो रहा है, तो इन हवाओं को बोला जाता है, ऊपर वाली हवाओं को बोला जाता है, जो ट्रोपोस्फेयर वगैरह में पाई जाती हैं, उनको बोला जाता है बच्चा अपर एयर सर्कुलेशन। क्या बोला जाता है, अपर एयर सर्कुलेशन। अब इनके जो मूड है वो जरूरी नहीं है सरफेस विंड्स की तरह चले। सरफेस विंड्स आर कंप्लीटली डिफाइंड बाय द लैंड का टेम्परेचर, लेकिन अपर एयर सर्कुलेशन में और भी चीजें फैक्टर्स आ जाते हैं भैया, और भी इधर उधर की हवाएं उनसे मिलती जुलती जाती होती है, उनसे बात करती हुई जाती होती है। तो अपर एयर सर्कुलेशन इज लिटिल डिफरेंट एंड लिटिल मूडी देन सरफेस विंड्स। तो हमारी इंडिया का जो क्लाइमेट है वो हमारे यहाँ की प्रेशर से भी डिफाइन होता है, हमारे यहाँ की सरफेस की हवाओं से भी डिफाइन होता है, हमारे इंडिया के लैंड के ऊपर वाले एटमॉस्फेरिक लेयर्स में क्या सर्कुलेशन हो रहा है हवाओं का, उनसे भी डिफाइन होता है, और साथ में वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस और ट्रॉपिकल साइक्लोन से भी डिफाइन होता है। आपके सिलेबस में ना पहले जेट स्ट्रीम्स हुआ करती थी, वो जेट स्ट्रीम्स आपके सिलेबस से काट दी गई हैं। बोलो तो मैं पढ़ा दूं। Do you want to learn jet stream? जेट स्ट्रीम भी अलग तरीके की हवाएं होती हैं बच्चा। ये और ही ऊपर पाई जाती हैं। अपर एयर सर्कुलेशन के भी ऊपर आप जाओगे ना, 30,000 फीट हाइट पे जाओगे, वहां पे आपको पाई जाएंगी जेट स्ट्रीम्स वगैरह। 30,000 भी नहीं यार, 30,000
12,000, 30 नहीं 12,000 मीटर, नॉट इवन फीट, 12,000 मीटर वाली हाइट पे जाओगे ट्रोपोस्फेयर वगैरह में, तो वहां पे हवाएं जो चल रही होती हैं उन्हें जेट स्ट्रीम बोला जाता है। पतली सी बेल्ट होती है जेट स्ट्रीम की, ये बहुत अपने साथ हुड़दंग मचाती हुई लाती हैं। दुनिया में बहुत सारी जेट स्ट्रीम चलती हैं। इंडिया में जो एक जेट स्ट्रीम एंटर करती है वो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है, एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी होती है। उन दोनों से भी हमारे वहाँ का क्लाइमेट जो है बहुत ही ज्यादा चेंज होता है, वो भी हमारे सिलेबस में थी पहले, अब नहीं है। तो अभी तक जो हमें समझ आया वो ये है कि इंडिया की सरफेस की हवाएं, इंडिया के अपर एयर सर्कुलेशन की हवाएं, और इंडिया की जो दो जेट स्ट्रीम है, जो एक वेस्टर्न टाइम पे चलती है, एक ईस्टर्न, एक वेस्ट डायरेक्शन से आती है, एक ईस्ट डायरेक्शन से आती है, वो तीन तरीके की हवाएं हमारे यहाँ के क्लाइमेट को डिफाइन करती हैं। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में बारिश आती क्यों, इंडिया का क्लाइमेट मानसून क्या। अब यहां से अभी तक फैक्टर्स डिफाइन कर रहे थे, अब हम आए हैं बिल्कुल इस पे कि इंडिया में बारिश आती क्यों। ठीक है, चलो मैप बनाते हैं। ये है आपका अर्थ, ये है आपका इक्वेटर, इंडिया पड़ता है समवेयर हियर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, राइट। तो इंडिया नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स की चपेट में पड़ता है बच्चा। किसकी चपेट में पड़ता है? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स की चपेट में पड़ता है। कैसे समझाऊं मैं? डायग्राम है क्या इधर? नहीं, इधर डायग्राम नहीं है, इधर ही बनाना पड़ेगा। हाँ, ये है आपका गोला, गोला मतलब अर्थ। ये है आपका इक्वेटर, इक्वेटर मतलब ट्रॉपिक, राइट। दिस इज योर इक्वेटर। अब इक्वेटर के ऊपर टेम्परेचर क्या है? कम। इक्वेटर के थोड़ा सा और नीचे टेम्परेचर क्या है? कम। तो ये जो टेम्परेट एरिया है बच्चा, ये जो टेम्परेट एरिया है, ये टेम्परेट एरिया में क्या है? टेम्परेचर है कम। यहां पे भी टेम्परेचर क्या है? कम। टेम्परेचर ज्यादा कहां पे? टेम्परेचर ज्यादा है हमारा यहां पे। तो प्रेशर कहां पे ज्यादा होगा? कॉमन सेंस लगाइए। प्रेशर कहां पे ज्यादा होगा? प्रेशर होगा हमारा यहां पे ज्यादा। एयर प्रेशर कहां है? यहां पे ज्यादा है। एयर प्रेशर कहां है? यहां पे ज्यादा है, राइट। एयर प्रेशर कम कहां पे है? प्रेशर यहां पे कम है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? जानी दुश्मन। प्रेशर यहां पे कम है, राइट। तो हवा कहां से जाएगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो कह रहा है एनसीईआरटी कि इंडिया जो है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के हिस्से में आता है। ये हवाएं जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में से निकलती हैं। सब ट्रॉपिकल एरिया जो है, जो सब ट्रॉपिकल कंट्री वाला जो लैंड है, जहां पे प्रेशर हवाओं का इक्वेटर के मुकाबले ज्यादा होता है, वहां से हवाएं आपकी आ रही होती हैं। हवाएं क्या करती है बेचारी? ट्राई करती है कि वो सीधी सीधी आए। क्या करती है? वो ट्राई करती है, वो सीधी सीधी कहां आना चाहती है? इक्वेटर की तरफ। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर आना है, राइट। तो वो साउथ की डायरेक्शन लेके आती हैं, लेकिन वो क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है बच्चा, डिफ्लेक्ट हो जाती है, उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? इसमें आती है थोड़ी सी हमारी फिजिक्स, ज्योग्राफी एंड फिजिक्स गो हैंड इन हैंड। तो इसमें आई हमारी फिजिक्स, इसको बोला जाता है कोरियोलिस फोर्स। क्या बोला जाता है? कोरियोलिस फोर्स। तो अब इसको इमेजिन करो आप गोल वाला झूला देखा आपने? मेलों में जो गोल वाला झूला आता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फेरिस व्हील, हम हिंदी में तो गोल वाला झूला ही बोलते हैं। गोल वाले झूले में अगर झूला स्टेशनरी है, झूला रुका हुआ है, वहां से ऊपर से कुछ नीचे फेंकोगे, आप ऊपर बैठे हुए गोल वाले झूले के, तो वो बिल्कुल सीधा आके नीचे गिरेगा। कॉमन सेंस। लेकिन झूला चल रहा है और तब आप कुछ फेंकोगे, क्या वो सीधा गिरेगा? नहीं, वो टेढ़ा गिरेगा, कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट, जब एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट मोशन में होता है ना, जब एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, तो उसकी रोटेशन की वजह से ऑब्जेक्ट्स का डिफ्लेक्शन होता है। ये फिजिक्स बोलती है। अब हमारा अर्थ क्या है? एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट ही तो है, एक बड़ा सा गोल ऑब्जेक्ट है, और साथ में घूम भी रही है, रोटेट भी कर रही है। स्पीड हमें पता नहीं चल रही, लेकिन अर्थ रोटेट तो कर ही रही है, चक्कर लगा लेती भैया ये 24 घंटे के अंदर, राइट। तो वो रोटेट कर रही है। तो उस स्पीड की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से, जो अर्थ पे चीजें हैं, जैसे अर्थ की मान लो हवाएं हैं, हमारे एटमॉस्फेयर की जो हवाएं हैं, वो भी एक ऑब्जेक्ट ही हैं, इनका क्या हो जाता है? डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो फिजिक्स ये बोलती है कि अगर अर्थ की हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चीजें डिफ्लेक्ट हो जाती हैं राइट में। कहां डिफ्लेक्ट हो जाएंगी? राइट में। मतलब अगर सीधा आने की कोशिश कर रही थी, वो डिफ्लेक्ट हो गई, कहां हो गई? राइट की साइड हो गई। सदर्न हेमिस्फीयर में अर्थ की रोटेशन की वजह से चीजें डिफ्लेक्ट हो जाती हैं आपकी लेफ्ट में। कहां हो जाती हैं चीजें डिफ्लेक्ट? आपकी लेफ्ट में। यहां खड़े हो तो ये लेफ्ट हो गया ना बच्चा, यहां खड़े हो तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। यहां खड़े हो, अगर आप यहां खड़े हो तो ये आपका राइट हो गया। इधर से देखो, इधर से देखोगे, ये राइट हो गया, है ना, ये राइट हो गया, और ये लेफ्ट हो गया। तो अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो चीजें राइट पर डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में हो तो चीजें आपकी
लेफ्ट को डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और उसकी रोटेशन की स्पीड की वजह से चीजें हो रही हैं डिफ्लेक्ट। इतना आया समझ? अब इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे लगाओ कि हवाएं आ रही थी किस डायरेक्शन में, हाई प्रेशर से लो प्रेशर आ रही थी। आनी तो उन्हें सीधा सीधा चाहिए था, आना तो उन्हें सीधा सीधा साउथ की तरफ चाहिए था, लेकिन हवाएं हो गई आपकी डिफ्लेक्ट। कहां हो गई डिफ्लेक्ट? इधर हो गई डिफ्लेक्ट, राइट की साइड हो गई। सिमिलरली हमारे सदर्न हेमिस्फीयर के सब ट्रॉपिकल एरिया से भी जो हवाएं आ रही होती है ना, वो भी हो जाती हैं आपकी डिफ्लेक्ट। यहां से आ रही हवाएं भी इधर डिफ्लेक्ट हो जाती है। कहां हो जाती है? इधर डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि इक्वेटर के पास एक जोन बन जाता है बच्चा, जो क्योंकि ऊपर वाले हेमिस्फीयर से भी हवाएं आके डिफ्लेक्ट हो गई कोरियोलिस फोर्स की वजह से, नीचे वाले भी आ गई, दे कन्वर्ज, वो एक जगह पे आके मिल रही होती है। बिल्कुल इक्वेटर पे एक हाई प्रेशर बेल्ट बनने लग जाती है, जिसे बोला जाता है ITCZ। क्या बोला जाता है? ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। सिलेबस में नहीं है, पहले था, लेकिन समझना जरूरी है। ठीक है? सो इंडिया के साथ क्या हो रहा है कि इंडिया यूजुअली इंडिया यहां पे है ना, इंडिया तो इंडिया इज हियर, तो इंडिया नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स वाली जगहों पे पड़ता है, उसके रास्ते में पड़ता है। तो कायदे से नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स वो लैंड से आ रही हैं। पानी कहां से आएगा हवाओं में? पानी आएगा जब वो समंदर के ऊपर से आ रही है यार। लैंड के ऊपर से अगर हवा चल रही है तो वो पानी थोड़ी लाएगी अपने साथ, राइट? तो ये जो है लैंड के ऊपर से आ रही है, इन हवाओं में पानी नहीं होता है कायदे से, लेकिन इंडिया इन्हीं के रास्ते में पड़ता है। तो अगर सिर्फ इंडिया के पास यही हवाएं आ रही होती ना, हमारी नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सब ट्रॉपिकल एरिया से आ रही हैं, तो इंडिया में पानी नहीं आता, फिर इंडिया में बारिश नहीं होती, खेती तो दूर की बात है। इंडिया होता है एक ड्राई कंट्री, लेकिन इंडिया में आता है पानी। तो कहां से आता है पानी? अब हम वो समझेंगे। पहले ये समझ आया दैट इंडिया किसके रास्ते में आता है? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के रास्ते में आता है, जो कोरियोलिस फोर्स की वजह से इक्वेटर की तरफ राइट की साइड डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और इनके पास पानी नहीं होता है क्योंकि ये लैंड से आ रही होती है, सी से नहीं आ रही होती है। तो ये लैंड से आ रही होती है, पानी कम होता है और ये अपने साथ कोई बारिश लेके नहीं आती है। लेकिन इंडिया लकी है क्योंकि इंडिया के आसपास हैं 3 समंदर। तो वो 3 समंदर का कांड अभी हम पढ़ेंगे, पर ये मैंने नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आपको दिखाई हैं कि देखो ये बेचारी सीधी आ रही थी, फिर ये क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई। डिफ्लेक्ट हो गई, कहां चली गई? इंडिया के पूरे लैंड में से होती हुई कहां चली गई? हमारे ओशंस की तरफ चली गई। लेकिन पानी लाई नहीं थी, ये पानी लाती तो खूब बारिश आती, पानी लाई नहीं थी। ठीक है, अब आगे क्या है? हाँ, अब हम देखेंगे कि गर्मियों इंडिया में मोस्टली, देखो वैसे तो इंडिया में 4 सीजन है, लेकिन अगर मोस्टली 2 सीजन में डिफाइन करने हो तो आप क्या बोलोगे? गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है ना? गर्मी और सर्दी पड़ती है। और गर्मी और सर्दी ज्यादा कहां फील होती है भैया? नॉर्थ इंडिया में फील होती है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया समंदर से दूर है। तो हम नॉर्थ इंडिया की बातें ज्यादा करेंगे। सदर्न इंडिया में तो क्या है? समुंदर है, मॉडरेटिंग इफेक्ट है, कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट है, वहां पे नहीं पता चल रहा भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह का डिफरेंस। ठीक है, वहां सब सेम सेम रह रहा है। लेकिन गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों में अर्थ इंडिया के जस्ट ऊपर पड़ता है। यहाँ पे बड़े बड़े हिमालय, तिबेतियन प्लेट्यूज, जो तुमने ड्रेनेज चैप्टर में पढ़ा है, तिबेतियन प्लेट्यूज का सी लेवल से एलिवेशन बहुत ज्यादा हाई। क्या है? बहुत ज्यादा हाई एलिवेशन है। ठीक है, तो गर्मियों के टाइम पे ड्यूरिंग समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया। मैंने क्या बताया था? समंदर का पानी गर्म और ठंडा जल्दी जल्दी हो जाता है, लैंड जो है गर्म धीरे धीरे होता है। लेकिन लैंड अगर एक बार गर्म हो गया तो वो ठंडा होने में भी बहुत टाइम लेता है। तो गर्मियों के टाइम पे इतनी गर्मी पड़ती है कि हमारा पूरा तिब्बतियन प्लेट्यू, पूरा इंडिया का जो ऊपर वाला एरिया है, इंडिया से और ऊपर वाला एरिया है, वो धीरे धीरे ही सही लेकिन बहुत तपतपाने लगता है, बहुत गर्म हो जाता है। अगर कहीं किसी जगह का लैंड गर्म हो गया है तो वहां की सरफेस हवाएं गर्म होंगी, ठंडी होंगी? ऑब्वियसली गर्म होंगी, क्योंकि वो लैंड के पास में, राइट? तो यहाँ की हवाएं जो हैं वो क्या हो गई? गर्म होनी शुरू हो गई। तो अगर गर्मी की बात करूं, तुमसे सिर्फ एक क्वेश्चन है कि गर्मी की बात करूं तो ये वाले एरिया का टेम्परेचर क्या होगा? हाई या लो? हाई। टेम्परेचर और प्रेशर जानी दुश्मन, तो यहां का प्रेशर क्या होगा? लो। क्या होगा? प्रेशर लो। ठीक है, अब this causes a complete reversal of क्या during summer a low pressure area develops over the interior Asia as well as over the northwestern India. This causes a complete reversal of the direction of the winds during summer. एक सेकेंड यार, पिछले वाली क्लास का दिया हुआ है क्या तुम्हें? पिछले वाली क्लास एज एन एनसीईआरटी, पुरानी वाली एनसीईआरटी तो नहीं दी हुई है स्लाइड्स में मैंने?
यार मैं खुद ही समझा देती हूँ, एनसीईआरटी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, मैं खुद समझाती हूँ, रुको। हाँ, विंटर, पहले विंटर वाला पढ़ेंगे, पहले विंटर पढ़ लेते हैं। विंटर में क्या होता है कि लैंड जो है हमारा ठंडा है, सारा सारा लैंड क्या है हमारा, ठंडा है। अब लैंड ठंडा है तो यहाँ का टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है, कम है। टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या है, विंटर के टाइम पे भैया सर्दियां पड़ रही है, प्रेशर है हवाओं का ज्यादा। हवा क्या करती है, मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो हवा कहां से मूव करती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लैंड वाले एरिया से, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लैंड वाले एरिया से समंदर की तरफ मूव करती है, क्योंकि समंदर का लैंड के मुकाबले प्रेशर क्या होता है, हवाओं का कम होता है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर जो है वहां का ज्यादा होता है कंपेयर टू, क्योंकि वहां सर्दी नहीं पड़ रही है, सदर्न इंडिया में सर्दी नहीं पड़ रही है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से सारी हवाएं साउथ की तरफ, हमारे ओशंस की तरफ मूव करने लग जाती है, राइट। अब ये हवाएं कहां से आ रही है, ये लैंड से आ रही है, ये नहीं लाती बारिश। यही कौन सी हवाएं थी, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स थी, जो हमने पीछे पढ़ी अभी, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स थी, ठीक है। तो ये वो थी। तो ड्यूरिंग विंटर क्या होता है, देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया इन द नॉर्थ इंडिया, जो मैंने तुम्हें बता दिया, क्योंकि वहां का टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर बहुत हाई होता है। कोल्ड ड्राई विंड्स, हवाएं ठंडी चलती हैं क्योंकि ठंडी जगहों से निकल रही हैं, लेकिन हवा जो है ड्राई होती है, अपने साथ पानी नहीं लाती क्योंकि लैंड के ऊपर से निकल रही है, तो ये बारिश नहीं लाती। लेकिन अब क्या होता है, मानसून का मतलब पता है क्या होता है, मानसून का मतलब होता है हवाओं का डायरेक्शन कंप्लीटली ऑपोजिट हो गया, कि अगर नॉर्थ डायरेक्शन में आ रही थी तो जाती साइड साउथ डायरेक्शन में आ गई, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन। मानसून का मतलब ये है। तो इंडिया का क्लाइमेट मानसून है, मतलब हमारी हवाओं का डायरेक्शन तो कंप्लीट ऑपोजिट होगा। हमने विंटर में देखा कि हमारी हवाओं ने डायरेक्शन कौन सा लिया बच्चा, ये वाला डायरेक्शन लिया। अब हमारा बिल्कुल डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों के टाइम में क्या हुआ, गर्मियों के टाइम पे ये सारा का सारा लैंड तपतपाने लगता है, टेम्परेचर हो जाता है इसका बहुत ज्यादा, प्रेशर हो गया बिल्कुल कम। आपने देखा होगा जब बारिश आने वाली होती है तो एकदम से ना हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, प्रेशर इतना कम बन जाता है, उसी को बोलते हैं गर्मी, ठीक है। तो इंडिया में समर के टाइम पे क्या होता है, लैंड के ऊपर का प्रेशर बहुत कम हो जाता है कंपेयर टू ओशन, कंपेयर टू हमारे आसपास के ओशन, वहां का प्रेशर ठीक ठाक होता है। तो वहां से खिंची चली आती है हवाएं, हमारी खिंची चली आती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ, और ये हवाएं अपने साथ क्या लाती हैं, पानी लेके आती हैं। इन हवाओं को बोला जाता है साउथ वेस्टर्ली विंड्स। क्या बोला जाता है, साउथ वेस्टर्ली विंड्स, ठीक है। ये आ रही होती हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन से बच्चा। ये हवाएं जो हैं सदर्न हेमिस्फीयर से आ रही होती हैं, यहां से आ रही होती है, मान लो यहां से आ रही होती है, समवेयर हेयर तुम्हारा इक्वेटर है, ये इस डायरेक्शन में आ रही होती है, थोड़ा सा ये जो है डिफ्लेक्ट कर जाती हैं। डिफ्लेक्ट क्यों कर जाती हैं भाई, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स लगा ना, लेफ्ट की साइड ये हो गई डिफ्लेक्ट, तो साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन से आ रही होती हैं। जैसे ही इक्वेटर क्रॉस करती हैं, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती हैं, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट मारती हैं, इन्हें दिखता है इंडिया, इंडिया में घुस जाती हैं, और इन्हीं हवाओं को बोला जाता है साउथ वेस्ट मानसून विंड। बोलोगे मैम यहाँ पे तो लिखा है ईस्टर्ली, यहाँ पे लिखा है वेस्टर्ली, समझ नहीं आया, डायरेक्शन चेंज हो गई ना, साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में जा रही थी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट हो गई, वेस्ट की साइड आ गई, इसलिए डायरेक्शन उनका चेंज हो गया, नाम भी उनका चेंज हो गया। जिस डायरेक्शन से हवा आ रही होती है उस डायरेक्शन का नाम लिया जाता है। अभी तक सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन थी, तो साउथ ईस्टर्ली हवा थी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट हो गई, तो ये हो गई साउथ वेस्टर्ली मॉनसून विंड्स। ये आ रही होती है बहुत सारा पानी लेके, इक्वेटोरियल एरिया से ओशंस के ऊपर से ब्लो करती हुई आ रही होती है, खूब सारा पानी होता है, बौछार मार मार के इंडिया में अपना पानी बहाती हैं, ठीक है, और इस सब से आती है इंडिया में बारिश। तो अगर विंटर की देखते, अगर इंडिया में सिर्फ विंटर की नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स का बस चलता तो इंडिया में वेदर होता है ड्राई एंड कोल्ड, लेकिन क्योंकि हमारा टेम्परेचर बिल्कुल रिवर्स होता है, हमारे वेदर कंडीशन बिल्कुल रिवर्स हो जाती है, मॉनसून आता है ऑल थैंक्स टू हमारी साउथ वेस्टर्ली मॉनसून विंड्स, वरना इंडिया में कोई खेती नहीं हो पाती। अच्छा, इसके साथ जो हमारा अपर एयर सर्कुलेशन होता है बच्चा, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है, जिसे जेट स्ट्रीम बोला जाता है, बट जेट स्ट्रीम आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सो आप बस इतना याद कर लो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इंडिया के फैक्टर्स पढ़ लिए। हमने देखा कि विंटर के टाइम में हवाएं जो है तिब्बतियन प्लेटू की साइड से ओशन की तरफ चलती हैं, जो कोल्ड एंड ड्राई विंड्स होती हैं, और समर के टाइम पे जो है हवाएं चलती हैं आपकी इंडियन ओशन से इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ, जिन्हें साउथ वेस्टर्ली मॉनसून विंड्स बोला जाता है, जो कि कोल्ड तो नहीं होती लेकिन वेट विंड्स होती हैं, पानी भर भर के लेके आती हैं, ठीक है। तो
तो ये हो गया इंडिया का क्लाइमेट। अब बात करते हैं इंडिया के सीजन की। तो इंडिया का ओवरऑल क्लाइमेट जो है बच्चा मॉनसून है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर भी कई वेदर कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है। जैसे जैसे आप इंडिया के इंटीरियर लैंड में जाओगे वो वेदर कंडीशंस के बीच का डिफरेंस ज्यादा दिखता है, हमारे ओशंस के पास वो वेदर कंडीशन का डिफरेंस कम दिखता है। लेकिन ओवरऑल हमारे इंडिया के 365 दिन में, एक साल के अंदर 365 डेज में, हम उसे 3-3 महीनों के 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हर 3 महीने में जो है हमारा वेदर की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के एवरेज को लेके हम क्या करते हैं, उसे एक नाम दे देते हैं। तो 365 डेज के जो पहले 3 महीने हुए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, उसको हम क्या बोलते थे, विंटर बोल देते हैं, राइट। फिर आपका आता है समर, फिर आता है आपका मॉनसून, और फिर आता है आपका फिर से ऑटम सीजन, राइट। सो इस तरीके से हमारे पास 4 सीजन होते हैं। अब ज्योग्राफी में इन 4 सीजन का नाम थोड़ा सा अलग है। हम छोटी क्लासेस में जो पढ़ते थे स्प्रिंग, ऑटम, रेनफॉल, उस टाइप का नाम नहीं है, बट सीजन हमारे अभी भी ज्योग्राफी में कितने बता रहे हैं हम, 4 सीजन बता रहे हैं। तो सबसे पहला सीजन है हमारा कोल्ड विंटर सीजन। सबसे पहले हमने कौन सी हवाएं पढ़ी थी, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स पढ़ी थी, जो तिब्बतन प्लाटू वाली साइड से आ रही थी, सेंट्रल एशिया वाली साइड से आ रही थी। तो अभी वही बात करते हैं, पहले कोल्ड वेदर से स्टार्ट करते हैं। कोल्ड वेदर स्टार्ट कब होता है बच्चा, मिड ऑफ नवंबर में, 15 नवंबर के साइड में स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, फरवरी तक चलता है। हिमालय में आपका मार्च अप्रैल तक भी चलता है, बट ओवरऑल इंडिया में आप देखोगे तो मिड नवंबर से फरवरी में चलता है। अब साउथ इंडिया में देखने को मिलता है आपका कोल्ड वेदर, क्योंकि ये साउथ इंडिया सी के पास है, वहां पे मॉडरेटिंग इफेक्ट है, 12 महीने गर्मी ही पड़ती रहती है, राइट। दिसंबर और जनवरी हमारे सबसे ठंडे महीने होते हैं। नॉर्थ इंडिया में आपका सर्दी का वेदर ज्यादा देखने को मिलता है। जब पूरे इंडिया में, पूरे नॉर्थ इंडिया में सर्दी पड़ रही होती है, चेन्नई जो कि सदर्न इंडिया में आता है, कोस्टल इलाकों में आता है, वहां पे तब 24-25 डिग्री सेल्सियस हो रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि सदर्न इंडिया में कोल्ड वेदर का कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑन द अदर हैंड सर्दियों में नॉर्दर्न इंडिया का, नॉर्दर्न प्लेन्स का, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, वहां का एवरेज टेम्परेचर क्या होता है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है एवरेज। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। हमारे जो दिन होते हैं वो थोड़े से वार्म होते हैं, लेकिन जो हमारी रातें होती हैं वो बहुत ज्यादा कोल्ड होती हैं। फ्रॉस्ट हमें देखने को मिलता है हमारे नॉर्थ इंडिया में। जब जाड़ा पड़ता है, ठंडी पड़ती है, तो हमें ओस देखने को मिलती है। सुबह सुबह आपकी गाड़ियों पे ओस देखने को मिलेगी, पत्तों पे ओस देखने को मिलेगी। तो हमारे यहाँ का जो सर्दी पड़ती है उसमें फ्रॉस्ट इज अ कॉमन फिनोमेना। देन हमारे हिमालयास में स्नोफॉल होती है, हिमालयास पे हमें स्नोफॉल देखने को मिलती है। हमारे विंटर में बहुत ज्यादा बारिश नहीं आती है, थोड़ी सी बारिश आती है, लेकिन हिमालयास पे वो बारिश क्या है कि स्नो के फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि ठंडी हिमालयास पे बहुत ज्यादा पड़ती है ना। अगर हवाओं की बात करें तो कौन सी हवाएं लेके आती हैं ठंडी हमारे पास, जो नॉर्थ ईस्ट से आ रही थी, जो अभी पीछे पड़ी ना, जो सब ट्रॉपिकल एरिया से आ रही थी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो डिफ्लेक्ट हो गई थी कोरियोलिस फोर्स की वजह से, वही वाली हवाएं। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से हमारे यहाँ जाड़ा पड़ता है। ये हवाएं जो है लैंड से सी की तरफ चल रही होती है, इसलिए इनमें पानी नहीं होता है। थोड़ी सी बारिश ये तमिलनाडु में लेके आती है। पीछे पड़ा था ना अभी कि तमिलनाडु में अक्टूबर में रेनफॉल आता है, अक्टूबर में मानसून आता है, पूरे इंडिया में मानसून अलग आता है। तो अक्टूबर इज अ पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट कोल्ड वेदर, मतलब थोड़ा सा पहले अक्टूबर में थोड़ी सी बारिश लेके आती है। क्यों? क्योंकि ये आ तो रही होती है आपके, मैं आपको बताऊं क्या होता है। मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये हवाएं ना यहां से आ रही होती हैं। अब आते आते ना इनकी एक आधा ब्रांच ना बे ऑफ बंगाल के ऊपर से होकर गुजरती है। बे ऑफ बंगाल में बहुत पानी है यार। तो वैसे तो ये हवाएं लैंड से आ रही थी तो ये बारिश लेके नहीं आती है, लेकिन इनकी एक आधा ब्रांच जो है बे ऑफ बंगाल से जब गुजरती है ना, थोड़ा सा पानी अपने साथ ले लेती है, और वो थोड़ा सा पानी सिर्फ तमिलनाडु की किस्मत में है, और किसी स्टेट में नहीं आता, सिर्फ तमिलनाडु में वो पानी बरसता हो जाता है। बाकी जो ब्रांचेस हैं इनकी हवाओं की, नॉर्थ ईस्ट की विंड्स की, उनमें कोई पानी नहीं। ठीक है, इतना समझो। चलो, सो ये नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, ये क्या लिखा हुआ मैंने हाँ, तो नॉर्थ इंडिया में सिर्फ आपकी ठंडक पड़ती है। लैंड से सी वाली हवाएं हैं, लैंड में होता है आपका हाई प्रेशर से समंदर की तरफ जहां लो प्रेशर होता है वहां पे आ रही होती हैं। और यहाँ पे जब हमारी ठंडी पड़ती है इंडिया में, तो हमारे स्काई जो होते हैं क्लियर होते हैं। मतलब कई जगह हैं जहाँ पे जब सर्दी पड़ती है तो बारिश भी आती है, लेकिन हमारे इंडिया में जो सर्दी पड़ती है नॉर्थ इंडिया में, वहां पे बारिश नहीं आती है। जो आपका आकाश होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, लो टेम्परेचर होता है, ऑब्वियसली ठंडी पड़ती है, लेकिन उसमें कोई ह्यूमिडिटी नहीं होती है, मॉइस्चर नहीं होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, बिल्कुल नमी नहीं होती है, ड्राई कोल्ड पड़ता है। और फीबल विंड्स, कभी कभी थोड़ी बहुत हवाएं चलती हुई दिख जाएंगी, बट मोस्टली आपको पता है एम्स्टरडैम वगैरह में जाओगे, एम्स्टरडैम में, यूके में, जब वहां ठंडी पड़ती है ना, सरसर हवाएं भी चल रही होती है। टेम्परेचर होता है 10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फील होगा 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही होती है। लेकिन हमारे इंडिया की जो ठंडी है वो ड्राई ठंडी है, और हवा भी वहां पे चलती है, बहुत धीरे धीरे चलती है, मैनेजेबल चलती है। दिस इज आवर कोल्ड वेदर। नाउ कोल्ड वेदर का एक और फिनोमेना है बच्चा, जो पहले आपके सिलेबस में अच्छे से था, अब आपके सिलेबस में नहीं है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूं। तो ये है आपका यूरोप, ये है आपका एशिया। एशिया के यहाँ पे आइसक्रीम कोन की तरह जो देश है उसे आप बोलते हैं हम
भारत। क्या बोलते हैं? भारत। तो यूरोप में एक सी है भैया, यूरोप एशिया के आसपास, मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी में ना कुछ हलचल हो रही होती है। मेडिटेरियन सी में उस हलचल की वजह से वहां की जो हवाएं हैं ना, वो साइक्लोनिक हवाएं होती हैं। क्या होती हैं? साइक्लोनिक हवाएं, मतलब ताबड़तोड़, स्पीड भी ज्यादा है, फोर्स भी ज्यादा है, प्रेशर भी ज्यादा है। तो वो हवाएं जब चलती है ना, तो उनकी वजह से साइक्लोन्स बनते हैं। तो ये जो मेडिटेरियन सी के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस आते हैं और जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस बनती है, वो कौन सी डायरेक्शन में है? ये इंडिया की कौन सी डायरेक्शन में? दिस इज योर वेस्ट डायरेक्शन। तो इन्हें बोलते हैं हम वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। ये ज्यादा डिस्टर्बेंस तो ऑब्वियसली यूरोप में कॉज करके आते हैं, इंडिया में इनके नखरे बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। लेकिन इंडिया में भी जब एंटर करते हैं ना, तो जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, थोड़ा सा राजस्थान हो गया, थोड़ा सा जो हमारा थार डेजर्ट के आसपास लगा हुआ जो एरिया है ना, वहां तक आते आते ये थोड़े से नखरे दिखाते हैं। भैया जहां से आ रहे हैं वहां ज्यादा हड़दम हुड़कंप मचा रहे हैं, इंडिया में भी आते आते थोड़ा सा हड़कंप इनमें बाकी रहता है, थोड़ी सी शरारत बाकी रहती है। तो वो सारी शरारत ये कहां पे दिखाते हैं? नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में दिखा देते हैं। ठीक है, तो इन वेस्टर्ली साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से इंडिया में थोड़ी सी रेनफॉल आती है। क्यों? क्योंकि ये समंदर के ऊपर से आ रही है, मेडिटेरियन सी की वजह से आ रही है। जहां से आ रही है वहां तो इन्होंने ताबड़तोड़ बारिश की, ताबड़तोड़ साइक्लोन लाए, लेकिन इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में भी थोड़ी सी ये रेनफॉल करा देते हैं। ये रेनफॉल हमारे बड़ी काम आती है, क्योंकि पंजाब हरियाणा में आप देखते हो कि सिर्फ गर्मियों में खेती नहीं होती है, सर्दियों में भी खेती होती है। अब सर्दियों में बारिश तो आ नहीं रही, पानी कहां से मिल रहा है? सर्दियों में पंजाब में पानी आता है आपका, पंजाब हरियाणा में, इन्हीं वेस्टर्ली फ्लोज की वजह से, इन्हीं वेस्टर्ली साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से। तो ये हमारी रबी क्रॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, वैसे देखो तो इनकी वजह से बहुत सारी ज्यादा हवाएं भी चलती हैं, लू भी चलती है, साइक्लोन टाइप का माहौल भी बन जाता है। इतनी तेज तेज हवाएं चलती हैं जिन्हें बोला जाता है महावत। महावत रेनफॉल के साथ हवाएं भी चलती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। लेकिन हमारी रबी क्रॉप्स के लिए बिल्कुल ये अमृत का काम करते हैं, पानी मिल जाता है, हमारी क्रॉप्स अच्छे से उग जाती हैं। ऑन द अदर हैंड पेनिनसुलर इंडिया में आपको इस तरीके का कुछ नहीं दिख रहा है। पेनिनसुलर इंडिया में कोई सर्दी नहीं पड़ रही है, कोई वहां पे हवाएं नहीं आ रही हैं, वहां पे पूरा सी का इफेक्ट दिख रहा है। केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कोई सीजन में चेंज नहीं आ रहा है। पूरे नॉर्थ इंडिया में दिसंबर में लोग कुड़कुड़ कर रहे होते हैं, साउथ इंडिया में वो हाफ स्लीव्स पहन के घूम रहे होते हैं। तो वहां पे कोई कोल्ड सीजन नहीं है, कोई सीजनल चेंज नहीं है। ये हो गया हमारा कोल्ड वेदर। तो कोल्ड वेदर आपने क्या क्या पढ़ना है बच्चा? नवंबर से लेके फरवरी तक चलता है। आता किसकी वजह से? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से आता है। इन हवाओं में पानी नहीं होता है, इसलिए इनके साथ पानी नहीं आता। थोड़ा बहुत पानी ये बे ऑफ बंगाल से उठा के तमिलनाडु में बारिश करा देती हैं। बाकी हमारे पंजाब वाली साइड पे थोड़ी सी बारिश होती है इस कोल्ड सीजन में, वो होती है आपके मेडिटेरियन सी के ऊपर जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस बन रही हैं, वो जब इंडिया आती हैं तो उनकी वजह से होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम हॉट वेदर की तरफ। तो ये आपके कोल्ड वेदर के बाद जो वेदर आता है उसे हम बोलते हैं हॉट वेदर। एक सेकंड रुको, पानी पी लूं थोड़ा। हाँ, हाँ। हम्म। आपने सुना होगा आजकल न्यूज में आ रहा है कि यूरोप में हीट वेव आ रही है, यूरोप में हीट वेव आ रही है, यूरोप में हीट वेव चल रही है, यूके में हीट वेव चल रही है। लोग रोना रो रहे हैं कि वहां पे हीट वेव चल रही है। ये हीट वेव होता क्या है? तो भैया अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होता है, अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से जो गर्मी है वो उसकी जो बेल्ट है, इक्वेटर की बेल्ट है, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ये हम बोल रहे हैं। लेकिन हमारे अर्थ के कर्वेचर और रोटेशन की वजह से वो जो गर्मी वाली बेल्ट है ना, जैसे हम हीट वेव बोलते हैं, हीट बेल्ट बोलते हैं, वो हीट बेल्ट कभी कभी थोड़ी सी इक्वेटर से ऊपर हो जाती है, कभी कभी इक्वेटर से थोड़ी सी नीचे हो जाती है। अब एक और कॉमन सेंस लगा लो कि ये जो हीट बेल्ट है इसमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो टेम्परेचर हाई है तो मतलब इनका प्रेशर क्या होता है? बहुत ही ज्यादा लो होता है। तो ये इसको आप मॉनसून ट्रफ भी बोलते हो। ठीक है, एक तरीके से इसे लो प्रेशर बेल्ट भी बोलते हो। हीट वेव बोलो या लो प्रेशर बेल्ट बोलो, एक ही बात हो गई, क्योंकि जहां ज्यादा टेम्परेचर होगा वहां पे प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो ये इसका जो एरिया है, इसका जो ओरिएंटेशन है, कभी कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चली जाती है थोड़ा सा, कभी कभी सदर्न हेमिस्फीयर में चली जाती है, ऊपर नीचे थोड़ी सी हीट बेल्ट होती रहती है। तो अभी जब इंडिया में गर्मी पड़ रही होती है तब ये जो ग्लोबल हीट वेव है ये नॉर्थ इंडिया में शिफ्ट हो जाती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाती है। हमारे इंडिया के ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टाइप, इंडिया तो पूरा ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया का जो नॉर्थ इंडिया है ना, वहां तक ये हीट बेल्ट शिफ्ट हो गई होती है
कौन से महीने की बात कर रहे हैं? मार्च महीने की बात कर रहे हैं। तो मार्च से लेके मई तक इंडिया में क्या आता है? बहुत सारा हॉट वेदर आता है। जब ये हीट बेल्ट नॉर्थ इंडिया में आ गई, मतलब कि पूरा तिब्बतियन प्लेट्यू वगैरह क्या हो गया? गर्म हो गया, गर्म हो गया। वहां से चलेंगी अब हवाएं, है ना, यही तो हमने पीछे पढ़ा था। तो बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है हमारे नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया के साथ साथ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी हो जाता है। पेनिनसुला पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पेनिनसुला क्या है? पेनिनसुलर इंडिया का है, आपका समंदर के पास है, वहां पे मॉडरेटिंग इफेक्ट बरकरार रहता है। तो हमारे जो समर के महीने होते हैं मार्च से लेके मई तक, यानी कि जस्ट बिफोर द मानसून, मानसून आता है आपका जून के महीने में। तो ये जो समर के हमारे महीने होते हैं, यहाँ पे हमारे नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है वैसे वैसे क्या होता रहता है? प्रेशर कम होता रहता है, कम होता रहता है। क्यों बढ़ रहा है टेम्परेचर? क्योंकि ग्लोबल हीट वेव जो थी वो इन महीनों में अर्थ की रोटेशन रेवोल्यूशन की वजह से कहां शिफ्ट हो जाती है? इंडिया के नॉर्थ इंडिया वाली साइड शिफ्ट हो जाती है। ऑब्वियसली सिर्फ इंडिया इसकी चपेट में नहीं आता है, इंडिया के पैरेलल जितनी कंट्रीज हैं ये पूरा एरिया इसके चपेट में आता है, बट हम अपने देश की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो समर में क्या हो गया भैया? टेम्परेचर हाई हो गया, प्रेशर कम हो गया। मई का महीना आते आते तो इतना ज्यादा लो प्रेशर एरिया बन जाता है जो पूरे इंडिया को कवर कर लेता है। तो इमेजिन करो, इमेजिन करो मई का महीना चल रहा है, दिस इज योर इंडिया, मई का महीना चल रहा है, जो हमारी ग्लोबल हीट बेल्ट है वो पूरे इंडिया के बीचों बीच एक पर्टिकुलर एरिया कवर कर लेती है। और ये पर्टिकुलर एरिया कहां से कहां तक होता है बच्चा? ये होता है आपका थार डेजर्ट से लेके पटना तक, और छोटा नागपुर प्लेट्यू भी इसकी चपेट में होता है। तो पूरा ये जो एरिया है, थार डेजर्ट इस साइड है, छोटा नागपुर प्लेट्यू इस साइड है, और आपका पटना इस साइड है। ये पूरा एरिया जो है ये कवर कर लेती है ग्लोबल हीट बेल्ट। तो यानी कि हमारे इंडिया का लैंड हो गया है काफी गर्म और वहां का प्रेशर हो गया है काफी कम। इसके फीचर्स क्या है कि इतनी गर्मी पड़ रही होती है इंडिया में मई के महीने में कि लू चलनी चालू हो जाती है। लोग बोलते हैं ना कि लू की वजह से इतनी डेथ हो गई, या बाहर मत निकलो लू चल रही है। लू क्या होती है? बहुत ही तेज तेज हवाएं चल रही होती हैं, तेज तेज हवाएं चल रही होती है, बहुत गर्म होती हैं, बहुत रेतीली होती हैं, डस्ट भी होता है उसमें, ड्राई भी होता है, और बहुत पैनी लगती हैं। मतलब आपकी स्किन पे लगेंगी, आपको गर्मी लगेगी, आपको उसकी चपेट में आ गए तो बहुत तबीयत खराब हो जाती है। दैट इज नोन एज लू। कई कई जगह पे डस्टी स्टॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे राजस्थान वाली साइड। देखो जहां पे ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहां पे तो पेड़ जो है मिट्टियों को बांध के बैठे रहते हैं, लेकिन जहां पे पेड़ पौधे कम होते हैं वहां पे मिट्टी उड़ती है हवाओं की वजह से, और वो धूल धक्कड़ डस्टी स्टॉर्म्स भी बना लेती है, राइट। लोकलाइज थंडर स्टॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं। रेनफॉल से जस्ट पहले भारत के कई पार्ट्स में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, आपको बहुत बिजली कड़कने की आवाजें भी देखने को मिलेंगी। अब मई का महीना आने वाला है, जब अब आएगा, आने तो नहीं वाला है, पर जब आएगा एक बार आप नोटिस करना कि बारिशों से पहले कई जगह पे बिजली कड़कने की आवाजें बहुत सुनाई देती हैं। तो लोकलाइज पूरे इंडिया में नहीं होगा, लेकिन किसी किसी पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। वेस्ट बंगाल में स्पेशली, वेस्ट बंगाल में स्पेशली जो है काल बैसाखी देखी जाती है जस्ट बिफोर द मॉनसून, यानी कि हमारे गर्मी के टाइम पे। काल बैसाखी का मतलब है वेस्ट बंगाल में इतनी गरम गरम हवाएं चलने लगती हैं, वो गरम गरम हवाओं के साथ थोड़ी सी बारिश भी आती है, थोड़े से ओले भी आते हैं, थोड़ी सी बहुत तेज तेज हवाएं भी चलती हैं। काल बैसाखी, कोई घर से बाहर नहीं निकलता है, सब घर में बैठे रहते हैं, क्योंकि जैसे हमारे राजस्थान वाली साइड लू चलने की चपेट में लोग नहीं आना चाहते, वैसे ही बंगाल वाली साइड हॉट वेदर में काल बैसाखी की चपेट में कोई आना नहीं चाहता है। तो ये हमारे हॉट वेदर के क्या है? सिम्टम्स है, फीचर्स हैं। साउथ इंडिया की बात करें तो समर सीजन में साउथ इंडिया में प्री मॉनसून शावर आते हैं। भैया ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया में मॉनसून की हवाएं एंटर करने वाली हैं तो सब एक ही साथ लाइन बना के जाएंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक आधी हवा थोड़ा सा पहले आ जाती है यार, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ वेरी ऑर्गेनाइज सिस्टम। हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट की, हवाओं की बहुत सारी हवाएं चल रही है भाई, एक आधा हवा पहले भी आ जाती है। तो कुछ हवाएं जो होती हैं मॉनसून आने से पहले इंडिया में एंटर कर गई होती हैं। तो सबसे पहले वो कहाँ एंटर करती है? केरला में एंटर करती है, क्योंकि केरला बिल्कुल इंडिया के टिप पे पड़ता है। तो केरला में इन हवाओं को बोला जाता है प्री मॉनसून शावर। कि मॉनसून अभी नहीं आया, गर्मी का ही महीना चल रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ही अपने साथ बारिश लेके आती है, क्योंकि ये समंदर के ऊपर से आ रही है, इंडियन ओशन के ऊपर से आ रही है, राइट। तो ये अपने साथ बारिश वारिश लेके आती हैं। तो इससे क्या होता है कि केरला में आपको आम देखने को मिल जाते हैं। पूरे नॉर्थ इंडिया में आपके आम आएंगे जून जुलाई के महीने में, केरला में जो है मई के महीने में आम पकने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे बारिश भैया थोड़ी पहले आ गई, थोड़ा प्री मॉनसून शावर मिल गया केरला में, कर्नाटका में, तो वहां पे आम हमें पहले देखने को मिलते हैं। व्हाई डू यू थिंक आई लिव इन बैंगलोर? क्योंकि यहाँ पे आम थोड़ी जल्दी मिल जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ आवर इंडियन समर सीजन लुक्स लाइक। नाउ अब मॉनसून की बात करते हैं। अब अच्छा एक थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ कि अभी हमने पढ़ा कि समर के टाइम पे ना इंडिया में बहुत लो प्रेशर बन जाता है। नॉर्थ इंडिया में लैंड इतना गर्म हो जाता है हीट बेल्ट की वजह से कि बहुत लो प्रेशर बन जाता है। अगर ये लो प्रेशर नहीं बनता
अगर ये भयानक लो प्रेशर इंडिया में नहीं बनता तो क्या मॉनसून की हवाएं खिंची हुई आती? अगर मैंने एसी वाले कमरे का दरवाजा नहीं खोला होता तो क्या एसी वाले कमरे से हवाएं मेरे हॉल तक आती हैं जहां गर्मी है? नहीं आती। सो इंडिया का ये जो लो प्रेशर है, इंडिया का ये जो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर है गर्मियों का, ये हमारी मॉनसून की हवाओं को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि हवा कहा जाती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ये जो हाई प्रेशर वाली हवाएं हैं इंडिया में एंटर इसलिए करती हैं क्योंकि एक्सट्रीम लो प्रेशर बन जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा, घर के बड़े बूढ़े हमेशा बोलते हैं, बचपन में मैंने तो बहुत सुना है कि जितनी गर्मी पड़ती है उतनी बरसात पड़ती है। कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना इंडियन सब कॉन्टिनेंट का प्रेशर कम होगा और उतनी ज्यादा मानसून की हवाएं हमारी तरफ खिंची हुई आएंगी। तो इसे बोला जाता है एडवांसिंग मानसून। क्या बोला जाता है बच्चा? एडवांसिंग मानसून। एडवांसिंग मानसून मतलब आता हुआ मानसून। रिट्रीटिंग मानसून मतलब अपने पैर पीछे खींचता हुआ मानसून। तो पहले एडवांसिंग मानसून की बात करते हैं। जून के पहले हफ्ते में हमारी जो हवाएं हैं, कौन सी हवाएं अभी पीछे पड़ी थी बताओ जरा? साउथ वेस्टर्ली विंड्स, मॉनसून विंड्स, राइट। सो साउथ वेस्टर्ली मॉनसून विंड्स जो है हमारे इंडिया के लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। यहाँ पे साउथ ईस्ट लिखा है क्योंकि होती तो वो साउथ ईस्ट है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आके डिफ्लेक्ट मार के डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं, तो साउथ वेस्टर्ली बन जाती हैं। अपने साथ भर भर के ये ओशन में से आ रही होती हैं, भर भर के रेनफॉल वाली हवाएं लेके आ रही होती हैं और रेनफॉल लेके आ रही होती हैं। इन हवाओं की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर होती है, तो बहुत जोर जोर से स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं और एक महीने के अंदर पूरे नॉर्थ इंडिया नहीं, पूरे इंडिया में बारिश करवा देती है। मॉनसून की हवाएं इतनी स्ट्रांग होती हैं। एक इनके चूक जाता है, वो जो एरिया चूक जाता है वो है आपका थार डेजर्ट वाला और लेह वाला। तो लेह में कम बारिश होती है और आपका इंडिया के थार डेजर्ट में कम बारिश होती है। क्यों? क्योंकि हवाओं के अगर आप रास्ते में नहीं पड़े, आपका एरिया हवाओं के रास्ते में नहीं पड़ा, तो फिर वो पानी नहीं ला पाएंगे आपके पास। ठीक है, तो वैसे तो सिलेबस में नहीं है, पर मैं 1 मिनट के अंदर आपको हवा का ये पूरा रुख बता देती हूँ। तो होता क्या बच्चा कि यहां से आई साउथ वेस्टर्ली विंड एंटर की इंडिया में। ठीक है, अब ये क्या करती है? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। रुको, साउथ वेस्टर्ली यहां से आएंगी ना, दिस इज वेस्टर्ली डायरेक्शन। 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक ब्रांच को बोलते हो बे ऑफ बंगाल ब्रांच, दूसरी ब्रांच को बोलते हो अरेबियन सी ब्रांच। बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच सीधा चली जाती है आपकी हिमालय के पास। सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? मेघालय में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट की इन 3 स्टेट्स में बहुत बारिश होती है। फिर इसे मिल जाते हैं बड़े बड़े हिमालय। ये बेचारी हिमालय बोलते हैं हम तेरे को आगे नहीं जाने देंगे, चल डायरेक्शन चेंज कर। हिमालय इन हवाओं को कर देते हैं डिफ्लेक्ट। तो ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच सबसे पहले गई नॉर्थ ईस्ट में, इसने बारिश बरसाई, तभी आपको चीरापुंजी वगैरह में बहुत बारिश देखने को मिलती है। डिफ्लेक्ट हो गई, फिर आपकी इसने बारिश की नेपाल पे की, आपकी यूपी में की, पटना में की, मतलब बिहार में की, झारखंड में की, ये पूरे नॉर्दर्न प्लेन में की, और फिर ये पहुंच गई हिमाचल। ठीक है, इसकी ये डायरेक्शन है। ऑन द अदर हैंड ये जो दूसरी ब्रांच है अरेबियन सी वाली ब्रांच, ये पूरा वेस्टर्न घाट में खूब बारिश कराती है। केरला में बारिश होती है, मुंबई में बारिश होती है, सब जगह बारिश होती है। फिर ये पहुंचती है आपका यहां से डिफ्लेक्ट होके पहुंचती है मध्य प्रदेश वगैरह में, बारिश कराती है। ये वाली भी यहां से डिफ्लेक्ट हो जाती है बच्चा, ये वाली भी यहां से डिफ्लेक्ट हो जाती है। और जहां ये हवाएं बाद में पहुंचती है वहां कम बारिश आती है, जहां पहले पहुंचती है वहां ज्यादा बारिश आती है, क्योंकि वहां पे बारिश कर चुकी होती है तो इनका पानी थोड़ा सा खत्म हो चुका होता है। तो इसीलिए वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा बारिश है, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में सबसे ज्यादा बारिश है, दिल्ली वैली में बारिश आती है लेकिन उतनी बारिश नहीं आती। अब इनके डायरेक्शन की वजह से ले बेचारा पीछे छूट गया, राजस्थान बेचारा थार डेजर्ट वाला साइड में रह गया, तो वहां बारिश नहीं आती। So these are our monsoon winds that carry a lot of water with them, और रेनफॉल इनका ईस्ट में ज्यादा होता है, वेस्ट में कम होता है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में ज्यादा पानी बरसाती हैं, जैसे जैसे आप वेस्ट डायरेक्शन में जाओगे पानी थोड़ा कम होता जाना है। यानी कि बे ऑफ बंगाल वाली जो हवाएं हैं वो ज्यादा पानी कैरी करती हैं, अरेबियन सी वाली जो है वो थोड़ा कम पानी कैरी करती हैं। ठीक है, और गुजरात और राजस्थान में स्कैंटी रेनफॉल है, यानी कि कम रेनफॉल है। क्यों है वो मैंने बता दिया। नाउ ये जो मानसून होता है हमारा एडवांसिंग मानसून होता है, ऐसा नहीं है कि अगर मानसून आ गया है तो बारिश होती ही जाएगी, आज भी हो रही है, कल भी हो रही है, परसों भी हो रही है। नहीं, हमारे यहाँ का जो एडवांसिंग मानसून है उसका फीचर ये है कि वो हमेशा ब्रेक्स में होता है। 4 दिन लगातार बारिश हो रही है, 2 दिन बारिश ही नहीं हुई, फिर 6 दिन लगातार बारिश हो रही है, 6 दिन बारिश ही नहीं हुई, राइट। सो देयर आर ड्राई स्पेल्स एंड वेट स्पेल्स, यानी कि खूब बारिश होगी फिर बारिश बिल्कुल नहीं होगी, फिर खूब बारिश होगी फिर बारिश बिल्कुल ही नहीं होगी। रीजन क्या है इसका?
कि मॉनसून ट्रफ थोड़ा थोड़ा मूव करता रहता है। मॉनसून ट्रफ का मतलब है भाई जहां जितना ज्यादा लो प्रेशर होगा हवा वहीं अट्रैक्ट होगी और वहीं बारिश करवाएगी, है ना। तो ये जो लो प्रेशर का जो एरिया है बच्चा, कभी कभी ये ऊपर मूव करता है नॉर्दर्न इंडिया में, कभी कभी ये सदर्न इंडिया में मूव करता है। इसीलिए बोलते हैं ना पता नहीं है, कभी कभी भी हमारे यहाँ का वेदर डिपार्टमेंट बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से नहीं बता सकता कि किस जगह पे कितनी बारिश होगी। इंडिया का क्लाइमेट इतना ज्यादा मूडी है। अगर ये मॉनसून ट्रफ यानी कि ये लो प्रेशर वाली जो इंडिया के अंदर जो बेल्ट है वो अगर मूव कर गई भैया तुम्हारे नॉर्दर्न इंडिया में, एक सेकंड रुको, हेलो 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 हेलो, हाँ आवाज आ रही है ना। हाँ, अगर ये नॉर्दर्न इंडिया में मूव कर गई तो हवा वहां खींची चली जाएंगी, फिर नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा बारिश होगी। अगर ये सदर्न इंडिया में थोड़ी सी मूव कर गई तो वहां पे ज्यादा बारिश होगी। तो क्या कहां बारिश डिफाइन हो रही है, जहां ये मानसून का ट्रफ ऊपर जा रहा है तो ऊपर ज्यादा बारिश हो रही है, नीचे जा रहा है तो नीचे ज्यादा बारिश हो रही है। लेकिन जब हिमालय पे पहुंचता है ना तो वहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसलिए वहां पे बाढ़ भी आ जाती है, लैंडस्लाइडिंग वगैरह भी हो जाती है। तो ये भी एक फीचर है हमारे यहाँ का, हर मानसून में लैंडस्लाइड होनी है, पहाड़ गिरने ही गिरने हैं, नदियां बहनी ही बहनी है, होता ही होता है, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी, कितनी ज्यादा बारिश होगी और कितनी बार बार बारिश होगी वो किस पे डिपेंड करता है भैया, वो डिपेंड करता है कि ट्रॉपिकल डिप्रेशन हमारा कहाँ है। ट्रॉपिकल डिप्रेशन का मतलब कहाँ लो प्रेशर है, जहां लो प्रेशर है वहां पे बारिश ज्यादा होगी। अगर वो नॉर्दर्न इंडिया में तो नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा बारिश होगी, सदर्न इंडिया में तो सदर्न इंडिया में ज्यादा बारिश होगी। तो बारिश की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, लो प्रेशर पे, ठीक है जी। फीचर क्या है हमारी बारिश के कि इरेगुलर होती है, कहाँ कितनी होगी पता नहीं है, कभी इंटेंस होती है, जब होती है तो बहुत छार एकदम ताबड़तोड़ बारिश होती है। किसी किसी एरिया में बिल्कुल बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है। किसी किसी एरिया में इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है। हमारी फार्मिंग को सपोर्ट करती है। अगर इंडिया में मानसून नहीं होता, इंडिया में एडवांसिंग मानसून नहीं होता तो क्या पता इंडिया में खेती हो ही नहीं पाती, हमें बाकी देशों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं खेती के लिए, राइट, खाने के लिए। लेकिन थैंक्स टू आवर एडवांसिंग मानसून हमारे पास खूब सारी क्रॉप्स होती हैं। और जो मानसून के टाइम पे जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं एडवांसिंग मानसून के टाइम पे, उन्हें क्या बोला जाता है बच्चा, खरीफ क्रॉप्स बोला जाता है, उन्हें खरीफ क्रॉप्स बोला जाता है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे रिट्रीटिंग मानसून। क्या बोलेंगे, रिट्रीटिंग मानसून। तो मानसून आया, मानसून आया, ये देखो मानसून आया था, इधर गया इधर गया। मैंने बोला था ना इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून है। मानसून का लिटरली मतलब होता है मौसम, और मानसून का जो लिटरल मतलब होता है इंग्लिश में, उसका मतलब होता है कि रिवर्सल होगा हवाओं का, डायरेक्शन कंप्लीट ऑपोजिट हो जाएगी। तो अभी इस डायरेक्शन में गई थी, अभी इस डायरेक्शन में गई थी, तो ये पैर पीछे खींच के दोनों वापस भी आएंगी, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ये हवाएं वापस भी आएंगी। इसे ही बोला जाता है रिट्रीटिंग मॉनसून। इसका दूसरा नाम होता है पोस्ट मॉनसून महीना, या तीसरा नाम होता है ट्रांजिशन पीरियड। तो अक्टूबर से सितंबर तक ये पूरा मॉनसून चलता है, फिर एडवांसिंग मॉनसून, फिर हवाएं अपने कदम पीछे खींचना शुरू कर देती हैं। ऑब्वियसली ये कहाँ पहुंची हुई थी, नॉर्थ इंडिया में पहुंची हुई थी सितंबर के महीने तक। देखो ना, जून से शुरू किया था इन्होंने और ये सितंबर के महीने तक कहाँ घूम रही थी, नॉर्थ इंडिया में ही घूम रही थी। अब ये क्या करेंगी, नॉर्थ इंडिया से सबसे पहले अपने कदम खींचेंगी। तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक से रिट्रीटिंग मॉनसून स्टार्ट हो जाता है, और सबसे पहले नॉर्थ इंडिया से रिट्रीट होना शुरू होती है, और फिर धीरे 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 टुवर्ड्स साउथ इंडिया आता है। तो पहले कदम कहाँ से खींच रहे हैं, नॉर्थ इंडिया से, फिर सेंट्रल इंडिया से, फिर आपका सदर्न इंडिया से। तो sun moves towards the south, monsoon troughs, low pressure over north becomes weak, replaced by the high pressure system। ऐसा हो क्यों रहा है, हवाएं अपने कदम पीछे क्यों खींच रही है बच्चा, क्योंकि ये इंडिया है, इंडिया के ऊपर जो लो प्रेशर बना था वो लो प्रेशर, भैया बारिश हो गई, थोड़ी थोड़ी ठंडी हो गई ना, इससे पहले बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी, गर्मी पड़ रही थी तो लो प्रेशर था लैंड पे नॉर्थ इंडिया में। लेकिन अब बारिश हो गई, थोड़ी सी ठंडक पड़ गई। अब ठंडक जैसी पड़ी, टेम्परेचर जो है कम हो गया, टेम्परेचर जैसे ही कम हुआ प्रेशर जो है हाई हो गया। लो प्रेशर था तो हवाएं आ रही थी बारिश लेके, जैसे ही प्रेशर हाई हुआ हवाओं ने अपने कदम पीछे खींचना शुरू कर दिया। तो हमारा जो मानसून ट्रफ होता है, जो लो प्रेशर वाला जो एरिया होता है, वो नॉर्थ इंडिया से धीरे धीरे वीक होने लग जाता है, और वो धीरे धीरे इसीलिए हवाएं अपना कदम पीछे खींचने लगती हैं। तो लो प्रेशर का एरिया धीरे धीरे रिप्लेस होने लगता है हाई प्रेशर की बेल्ट से, और हाई प्रेशर हवाएं हाई प्रेशर से हाई प्रेशर तो नहीं जाएंगी, तो हवाएं धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींच लेती हैं, ठीक है। देन साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स जो है धीरे धीरे वीक होनी शुरू हो जाती हैं, कदम पीछे खींच रही है, मतलब कि वो हल्की होनी शुरू हो गई। ऑब्वियसली उनके पास जितना पानी था उन्होंने दे दिया,
जो कुछ था देने के लिए उन्होंने दे दिया, तो उन्होंने कदम पीछने शुरू किए, तो वो वीक हो गई हैं, अपने आप को विड्रॉ कर रही हैं। अक्टूबर से विड्रॉल शुरू हो रहा है, पहले नॉर्थ इंडिया में, फिर जा रहा है सेंट्रल में, फिर जा रहा है साउथ इंडिया में। अक्टूबर से नवंबर तक का पूरा चलता है विड्रॉल सिस्टम। दिसंबर के पहले हफ्ते आते आते पूरा विड्रॉल हो जाता है मॉनसून का, और जब ये विड्रॉल हो रहा होता है तो इसको ट्रांजिशन पीरियड भी बोलते हैं। हमारा जो आसमान होता है बिल्कुल क्लियर होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, दिन में गर्मी होती है, रात को ठंडी होती है, दिन में अक्टूबर में एकदम से अचानक से गर्मी हो जाती है। अभी तक तो क्या था, बारिश हो रही थी तो मौसम थोड़ा ठीक ठीक रह रहा था। अब बारिश वाली हवाएं अपने कदम पीछे खींच रही हैं, सर्दी अभी तक आई नहीं है, तो धीरे एकदम से अक्टूबर में गर्मी आती है, जो लोगों को समझ नहीं आता है एसी चलाएं कि नहीं चलाएं, राइट, उसे बोला जाता है अक्टूबर हीट। तो वाई अक्टूबर हीट हैपेंस बच्चा, बिकॉज रिट्रीटिंग मॉनसून जब अपने कदम पीछे खींच रहा होता है तो नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करने लगता है। ठीक है, दैट इज योर लॉजिक। रात को जो है ठंडी हवाएं चलती हैं, लेकिन दिन में जो है गर्मी होती है और उमस भी होती है, क्योंकि अभी हवाएं पीछे खींच रही है कदम, तो थोड़ी थोड़ी एटमॉस्फेयर में नमी होती है, तो उमस होती है। नाउ the low pressure conditions over the northwestern India get transferred to the Bay of Bengal by early November. This shift is associated with the occurrence of cyclonic depression which originate over the Andaman Sea. Is this in your syllabus? I don't think so. Wait, let me see. अच्छा, वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा बारिश आती है तो तुम्हें पता ही होगा, खासी हिल्स, माइंसरॉम वगैरह में सबसे ज्यादा बारिश आती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इसी तरीके से रहता है। है सिलेबस में है, ठीक है, पढ़ा देते हैं। द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट्स ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर। अभी तक क्या हो रहा था, हवाएं अपने कदम पीछे खींच रही हैं। अभी तक एडवांसिंग मानसून में यहाँ पे लो प्रेशर था। कहाँ पे लो प्रेशर था, यहाँ पे लो प्रेशर था। अब वो जो लो प्रेशर है धीरे धीरे हाई प्रेशर से रिप्लेस हो रहा है, और ये लो प्रेशर की जो बेल्ट है धीरे धीरे खिसक रही है, नीचे खिसक रही है, नीचे खिसक रही है। नवंबर का महीना आते आते ये कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल के ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो कहाँ आ गई भाई, नवंबर का महीना आते आते बे ऑफ बंगाल के ऊपर, ये है आपका बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के ऊपर आ गई लो प्रेशर की बेल्ट। अब लो प्रेशर यहाँ पे है बच्चा, तो लो प्रेशर की तरफ हवाएं खिंची हुई जाएंगी। This shift is associated with the occurrence of cyclonic depression which originate over the Andaman Sea. बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे हमारा एक ग्रुप ऑफ आइलैंड पड़ता है जिसे बोलते हैं अंडमान सी। तो अंडमान सी के भी ऊपर नवंबर तक आते आते क्या होता है, लो प्रेशर बेल्ट होती है। अब ये लो प्रेशर बेल्ट क्या होती है, एकदम से यहाँ पे इतना लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है कि जाते जाते मॉनसून जाते जाते अपनी बची कुची हवाएं सारी की सारी इधर भेज देता है, सारी की सारी बे ऑफ बंगाल की तरफ भेज देता है। क्योंकि जैसे जैसे मॉनसून ट्रफ नीचे आया, यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, जाते जाते भी साउथ वेस्टर्ली विंड्स ने अपनी हवाएं कहाँ दे दी, बे ऑफ बंगाल के ऊपर दे दी। बे ऑफ बंगाल इतना बड़ा समंदर, वो थोड़ा सा और पानी भर देता है इन हवाओं में, तो बे ऑफ बंगाल के पानी भरने और लो प्रेशर की वजह से जो बारिश आती है, जो बारिश आती है नवंबर के महीने में, वो आती है साइक्लोनिक बारिश। वो इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग बारिश आती है। अंडमान में भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं, उस टाइम पे तमिलनाडु में भी बहुत ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं, उड़ीसा में भी हर साल कोई ना कोई साइक्लोन आता है, क्योंकि ये जो पूरा बेल्ट है बे ऑफ बंगाल वाला, इसमें क्या आएंगे, साइक्लोन्स आएंगे। दीज साइक्लोन्स जनरली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, कॉज हैवी एंड वाइड स्प्रेड रेन। पूरे ईस्टर्न कोस्ट पे ताबड़तोड़ हड़कंप मचाते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं। जो भी गोदावरी के आसपास वाले जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया हैं, कृष्णा गोदावरी वाले, वहां पे हर जगह हर साल साइक्लोन आते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी और लाइफ का लॉस होता है। ठीक है, आप सुनना, अभी अक्टूबर चल रहा है ना, अभी नवंबर का महीना आएगा, एक ना एक साइक्लोन सुनाई देगा ही देगा। क्यों भैया, एडवांसिंग मॉनसून था, रिट्रीटिंग मॉनसून में बदला, बे ऑफ बंगाल के ऊपर से होके गुजरा, पानी भरा और पानी छोड़ के चला गया पूरे हमारे ईस्टर्न कोस्ट की तरफ। समटाइम्स ये जो साइक्लोन्स हैं वो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के कोस्ट पे भी जाते हैं। बहुत सारी रेनफॉल कोरोमंडल कोस्ट पे कराते हुए जाते हैं ये साइक्लोन्स, और इनकी वजह से बहुत ताबड़तोड़, मतलब फार्मिंग के लिए भी ठीक ठाक होते हैं, लेकिन पता है ये फार्मिंग के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये बारिश नहीं आ रही है, बारिश के साथ आ रही है बहुत ज्यादा स्पीड और बहुत ज्यादा हवा, तो ये क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय ज्यादा करते हैं ठीक करने की बजाय। तो दीज आर ओनली डिस्ट्रक्टिव, वो हमारे लिए किसी भी तरीके से प्रोडक्टिव बनते नहीं है। तो रिट्रीटिंग मॉनसून में हमने क्या पढ़ा
कि हवाएं अपने कदम पीछे खींचना शुरू करती हैं अक्टूबर के महीने से। पहले नॉर्थ इंडिया से जाती हैं, फिर सेंट्रल इंडिया से जाती हैं, फिर सदर्न इंडिया से जाती हैं। ये हवाएं जब पीछे कदम खींच रही होती हैं तो नॉर्थ इंडिया का जो लो प्रेशर वाला एरिया है वो धीरे 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 बे ऑफ बंगाल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। फिर जाते जाते भी ये हवाएं जो है बे ऑफ बंगाल से और पानी उठा के पूरे ईस्टर्न कोस्ट पे हड़कंप मचाती हुई जाती है। ठीक है जी। तो मार्विन स्टॉर्म कौन सी जगह है? ये आपकी वेटेस्ट प्लेस है इंडिया का। पहले चीरापूंजी हुआ करता था, अब ये हो गया है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्या पता कोई और हो जाए। थोड़ा थोड़ा मानसून हर बार बदलता है, हमारा हर साल बदलता है। सो दिस इज द प्लेस जहां पे हमें स्टैलेसाइट केव्स भी देखने को मिलती हैं, स्टैगलमाइट केव्स भी देखने को मिलती हैं, स्टैलेगमाइट केव्स भी देखने को मिलती है। और यहाँ पे इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश भी देखने को मिलती है। चलिए अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो इंडिया में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि जहां सबसे पहले गई साउथ वेस्टर्ली विंड्स वहां पे ज्यादा बारिश आई। आपकी बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच कहां जाती है? सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में जाती है, वहां पे आती है 400 सेंटीमीटर से ऊपर रेनफॉल। अरेबियन सी वाली ब्रांच जाती है वेस्टर्न कोस्ट, आपकी गोवा और कर्नाटका और महाराष्ट्र, केरला, वहां पे भी आती है 400 सेंटीमीटर से ऊपर रेनफॉल। अच्छा, वेस्टर्न घाट्स में क्या होता है कि वेस्टर्न घाट ये है इंडिया, ठीक है, यहाँ है वेस्टर्न घाट, तो ये पहाड़ है, ठीक है। तो जिस साइड से हवा होके गई उस साइड पे तो इसने बहुत बारिश कर दी, इस साइड पे बहुत बारिश आई, लेकिन इसकी जो ये वाली साइड है, शैडो साइड है, वहां पे बारिश नहीं आई, वहां पे कम बारिश आई। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट में हमें ये फिनोमेना देखने को मिलता है क्योंकि पहाड़ जो है जिस साइड पे ब्रांच जाती है वहां पे बारिश है, दूसरी वाली साइड पे बारिश नहीं। राजस्थान छूट जाता है, इन हवाओं की चपेट में नहीं आता है, तो वहां पे बहुत कम बारिश आती है, 60 सेंटीमीटर से कम। डेक्कन प्लेटू भी इन हवाओं की चपेट में नहीं आता है, वहां पे भी आपको कम रेनफॉल देखने को मिलती है। लेह, जम्मू एंड कश्मीर में बारिश आती है, स्नोफॉल होती है। लेह वाला जो एरिया है पर्टिकुलर, इट इज लाइक अ कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, वहां वो छूट जाता है, लेह छूट जाता है इन बारिश की हवाओं से, तो वहां पे बिल्कुल भी बारिश नहीं आती है, 10 सेंटीमीटर से कम बारिश आती है। हिमालय में जब बारिश आती है तो वो रेनफॉल के फॉर्म में आती है क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। कुछ ऐसा दिखता है, ये देखो वेस्टर्न घाट में आपका डार्क ब्लू कलर से बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे बहुत रेनफॉल है। यहाँ पे मेघालय में है, अरुणाचल प्रदेश में बहुत रेनफॉल है, त्रिपुरा वगैरह में भी ठीक ठाक रेनफॉल है। आप ये देख रहे हो राजस्थान में बहुत कम रेनफॉल है, डेक्कन प्लेटू में बहुत कम रेनफॉल है, और गुजरात के ये कच्छ वाले एरिया में बहुत कम रेनफॉल है, लेह लद्दाख में बहुत कम रेनफॉल है। तो दीज आर द लो डेंसिटी एरियाज। ये आपको थोड़ा सा ये वाला जो पंजाब से लगा हुआ नहीं, राजस्थान से लगा हुआ जो पंजाब है और जो हरियाणा है वहां पे भी कम रेनफॉल है, बाकी पंजाब हरियाणा में ठीक ठाक आती है, नदियां भी बहुत है ना वहां पे। चलो, तो मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, हमने देखा कि मानसून हमारे इंडिया में बहुत ही मूडी तरीके से आता है, लेकिन चाहे जैसा भी बोलो मानसून हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए। हमारी जो ये विंड का जो सीजनल ऑल्टरेशन है कि पहले इस डायरेक्शन में गई और फिर पीछे कदम ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गई, इससे हमारे सीजन्स को एक रिदमिक साइकिल मिलता है। इसीलिए हमारे इंडिया में 4 सीजन देखने को मिलते हैं। नॉट एवरी कंट्री इज ब्लेस्ड विद 4 डिफरेंट सीजन्स, बट वी आर। हमारे मानसून की जो अनसर्टेनिटीज है डेफिनेटली उसकी वजह से नुकसान होता है। कई फार्मर्स पूरे साल वेट करते रहते हैं कि मानसून आएगा, पानी आएगा तो वो खेती करेंगे, पर मानसून आता ही नहीं है, उनके यहाँ पे अच्छे से बारिश आती ही नहीं है, तो उनकी फसल खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद भी हमारे यहाँ के एनिमल्स, हमारे यहाँ के प्लांट्स, हमारे यहाँ के जंगल, हमारे यहाँ की नदियाँ, हमारे यहाँ के लोग या हमारे यहाँ के त्योहार, सब लोग वेट करते हैं मानसून का। हमारे इंडिया का पूरा कल्चर मानसून के अराउंड, हरियाली तीज आपने सुना होगा, पूरा कल्चर ही हमारा मानसून के अराउंड बिल्ड है। ईयर आफ्टर ईयर जो इंडिया है, नॉर्थ से लेके साउथ से, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, वो मानसून का वेट करते रहते हैं, आम का वेट करते रहते हैं, लीची का वेट करते रहते हैं, तीज का वेट करते रहते हैं, त्योहार का वेट करते रहते हैं। सो मानसून इज डेफिनेटली अ यूनिफाइंग बाउंड। पूरा कंट्री, आपने देखा होगा कि बॉलीवुड में दिखाते हैं ना कि पानी आ रहा है, मतलब रेनफॉल हो रही है तो सब बच्चे रोड पे नाच रहे हैं या छतों पे नाच रहे हैं। ये एक्चुअल में होता है यार, हमने भी किया, आपने भी किया, अभी भी करते होगे, क्या पता क्यों, क्योंकि एक्चुअली में हम लोग बारिश का वेट करते हैं, बारिश हमें पसंद है, प्यारी लगती है, उसके बाद जो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू होती है वो भी पसंद है, अच्छे अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने को मिलते हैं वो भी पसंद है। तो मानसून पूरा कंट्री अवेट करता है। हमारे एग्रीकल्चर से लेके हमारे इंडस्ट्रीज तक सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, राइट। तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, हमारी नदियों के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली जो पेनिसुलर नदियां होती हैं, क्योंकि हिमालय नदियों में तो चलो पूरा साल पानी रहता है, लेकिन पेनिसुलर नदियों में रेनफॉल के टाइम पे ही पानी अच्छे से भर पाता है। सो डेफिनेटली मानसून इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। अब तुम्हारी टीचर बहुत थक गई है, तो ये तुम्हारा लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट होमवर्क क्वेश्चन, इसका जरा आंसर दे देना और इसका भी आंसर दे देना। मैं जा रही हूँ भैया,
मेरे को डिनर करना है, भूख लग रही है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और होमवर्क क्वेश्चन के लिए तुम्हारा नाम अगली क्लास में दिखाया जाएगा, तो जरूर आना अगली क्लास में। और जो फ्री पीडीएफ मर मर के तुम्हारे लिए बनाई है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, प्लीज उसको एक बार देख लेना। ओके, बाय बाय, टाटा।